PW वाली आईज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक नई कवायद शुरू हुई है आपके इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में मेरा जो सरोकार आपके साथ है, मेरा जो आपके साथ एसोसिएशन है, वो है हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में भी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री की आज हम लोग जो बात करेंगे ये है ओल्ड एनसीईआरटी का, जो सतीश चंद्रा सर द्वारा जो ऑथर की गई ये बुक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके सेकंड चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया, एज ऑफ थ्री एम्पायर्स 8 to 10th सेंचुरी एडी। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर रहा था आपका और हमारा डिस्कशन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इससे जो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी अगर एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स अगर हैं तो निश्चित तौर पे वो आप तक शेयर हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और एनसीईआरटी को भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना कई बार आप लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि इतने इंटेंस राइटिंग के साथ इसको लिखी गई है कि उसको डिकोड कर पाना इट्स रियली समथिंग इम्पॉसिबल। तो इसको ही हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास नाउ। सो सी, पहले मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए क्या है। देखिए, अभी इस चैप्टर के बारे में जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस के बारे में देख लें थोड़ा सा हम लोग कि अभी जो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टाइम पीरियड हमारा क्या है, वो 800 से लेकर 1000 एडी के अराउंड का है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस समय होता क्या है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड थोड़ा प्रिपेयर कर दूं ताकि आपका कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन ना टूटे, इसे थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए। राइट, देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो दो जोग्राफिकल लोकेशन हमारे पास है। वन इज योर नॉर्थ इंडिया एंड अदर इज योर साउथ इंडिया। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया हमारे पास है। ठीक है सर, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। अगर आइए हम लोग देखें नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो शायद आप लोग एक किंग से परिचित होंगे। उस किंग का नाम है हर्षवर्धन, जो कि पुष्य भूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, हर्षा ने, अगर हम लोग बात करें इस तरफ, तो हम देखते क्या है कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो एक एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्थ इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग होता रहा है। नॉर्थ इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस चलता रहा है। एम्पायर बिल्डिंग, इसकी शुरुआत अगर हम लोग देखें, नॉर्थ इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस चलता रहा है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में देखेंगे क्या कि सबसे पहले किसी ने अगर एम्पायर बनाया जो कि पूरे पैन इंडिया के लिए था, पूरे भारत के लिए था, तो सबसे पहले थे मौर्यंस, जिन्होंने इसे क्रिएट किया था। मौर्यंस ने क्रिएट किया, मौर्यन एम्पायर बना। और ये केवल नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि पूरे साउथ इंडिया पे, इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इसका स्प्रेड था। डीप साउथ अगर हम छोड़ दें, डीप साउथ का मतलब चोल, चेर और पांड्यास, इसको छोड़ दें तो साउथ में भी इनका एक्सपेंशन था, ईस्ट में भी था, वेस्ट में था, पूरे नॉर्थ इंडिया पे था। मॉरियंस के जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा फिर से फेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। वो होता है हमारे पास पोस्ट मॉरियन पीरियड में, जिसमें हम देखेंगे क्या कि कुछ फॉरेन डायनेस्टीज आती हैं, कुछ नेटिव डायनेस्टी होती हैं। नेटिव डायनेस्टी में अगर हम लोग बात करें तो सुंगाज हैं, कन्वाज हैं, सातवाहनाज हैं। और हम लोग फॉरेन डायनेस्टी में बात करें तो हमारे पास इंडो-ग्रीक्स हैं, सीथियंस हैं जिनको साकाज भी कहा गया है, फिर पार्थियंस हैं जिन्हें पहलव भी कहा गया है, एंड देन कुशानाज है हमारे पास। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। हम देखते थे क्या कि मॉरियन ने जो पूरा एक एम्पायर क्रिएट किया था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन फिर चल करके आगे हम देखते हैं गुप्ता पीरियड आते आते एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में गुप्ता एम्पायर भी क्रिएट हो गया। गुप्ता के समय में देखेंगे किस तरीके का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता है और काइंड ऑफ एम्पायर वाज ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो हम देखें गुप्तास के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये काम कुछ हद तक कंटिन्यू किया गया। किसके द्वारा? तो पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षा के द्वारा, जिसको कि हर्षवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं, हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि एम्पायर बिल्डिंग का जो प्रोसेस है मौर्यन के अधीन भी रहा। हमने देखा कि कुछ हद तक गुप्तास के अधीन रहा, एंड फिर हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये काम हर्षवर्धन के समय रहा। लेकिन अगर हम देखें कि हर्षवर्धन के गुजर जाने के बाद हम देखते क्या है कि नॉर्थ इंडिया में फिर से एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है और कई छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज, कई छोटे छोटे राज्य उभर करके आते हैं। ठीक है, और इस समय हम देखेंगे कि हर्षवर्धन ने जो एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश करी थी उसकी वजह से, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो दो फॉर्मेडेबल पावर हमारे पास इमर्ज होकर के आते हैं। थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बना दूं ताकि थोड़ा समझाना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है,
एक हम देखते हैं यहाँ पर ईस्ट में, ये ईस्ट हमारे पास है, ये जो ईस्ट का रीजन है यहाँ पर हमारे पास है क्या, दैट इज कॉल्ड बंगाल, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल, बंगाल है बंगाल में। और दूसरा हम देखते क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट कह लें या वेस्ट कह लें, वेस्ट में कह लें हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पर है गुर्जर प्रतिहारा जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में है, राजस्थान एंड गुजरात, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, राजस्थान एंड गुजरात के रीजन में है, ये है हमारे पास कौन, गुजरात के रीजन में गुर्जर प्रतिहाराज। इसका मतलब दो फॉर्मेटेबल पावर हो गया हमारे पास, एक हो गया बंगाल में जिनको हम लोग बोलते हैं पालाज, इनको हम लोग बोलते हैं पालाज, और दूसरा जो है राजस्थान और गुजरात के रीजन में जो हमारे पास हैं वो हमारे पास प्रतिहाराज या गुर्जर प्रतिहाराज, गुर्जर गुर्जर प्रतिहाराज, प्रतिहाराज प्रतिहाराज, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में हमने देखा क्या कि जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड खत्म होता है तो पूरी तरीके से फिर से पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है, फिर से देखेंगे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी, कई छोटे छोटे राज्य रजवाड़े यहाँ पर हमें उभरते हुए नजर आते हैं, जिसमें दो फॉर्मेडेबल पावर हमें दो जोग्राफिकल लोकेशन में दिखाई देता है। एक हमारे पास क्या होता है, वो होता है बंगाल जिसमें पालाज हैं, दूसरा हमारे पास गुर्जर और प्रतिहाराज हैं जो कि हमारे पास राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं। इसी वक्त दक्कन में भी कुछ हो रहा होता है, दक्कन में भी हम देखेंगे क्या कि कई छोटे छोटे राजे रजवाड़े, कोई प्रिंसिपैलिटी, कई स्टेट्स होंगे, और इनमें से एक जो स्टेट हमारे पास है दक्कन की तरफ, वो हमारे पास होता है, वो कौन सा, वो होता है इस दक्कन के रीजन में, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता दूं कि एक दक्कन में यानी कि साउथ इंडिया की तरफ अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन है, राष्ट्रकूटाज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं, राष्ट्रकूटाज, ठीक है ना, ये दक्कन का रीजन, ठीक है ना, हम देखते हैं राष्ट्रकूटाज हैं। ये जो पूरी कहानी है इस चैप्टर में जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको अभी आप लोगों ने देखा है, ये जो पूरी की पूरी कहानी हमारे पास है वो हम अभी देख पा रहे थे, ये जो पूरी कहानी है हमारे पास है, ये जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया, एज ऑफ 3 एम्पायर्स, ये 3 जो एम्पायर हमारे पास हैं, ये कौन है, पालाज, प्रतिहाराज एंड जो है कौन सा, राष्ट्रकूटाज, ठीक है ना। ये जो पूरी कहानी है यहाँ पर वो हम देख रहे हैं गुर्जर, इसके बारे में, पालाज के बारे में, दिस द स्टोरी ऑफ पालाज जो कि बंगाल में है, ये हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहाराज हैं, ठीक है ना, ये हमें दिखाई देते हैं, और ये राष्ट्रकूटाज हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो पूरा आपको सेटेड रीजन दिखाई दे रहा है, ये उस समय का है जो ये पावर्स अपने जेनिथ पे हैं, जेनिथ का मतलब क्या होता है, अपने टॉप मोस्ट लेवल पे है, यानी कि जब इनका मैक्सिमम यानी कि क्लाइमेक्स यानी कि हाईएस्ट लेवल पे है, तो हमने देखा कि ये जो पूरा पालाज हैं अपने मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने जेनिथ में वो यहाँ तक स्प्रेड किए हुए। अगर इस तरीके से हम देखें, जहाँ राष्ट्रकूटाज का भी एक्सटेंशन फर्दर डाउन हम देखेंगे साउथ की तरफ होता है, एंड गुर्जर प्रतिहाराज और इनके बीच में भी हम देखेंगे कि एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। अगर इस बात को देखें तो आपको कुछ ओवरलैपिंग्स दिखाई दे रही है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहाराज का, पालाज का और राष्ट्रकूटाज का, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है दैट विल लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम, ठीक है ना, इनके बीच में संघर्ष का कारण भी बनेगा, ठीक है। और संघर्ष का कारण जब बनेगा तो इसी बीच में हम देखते क्या है कि इस समय ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो डोमिनेट करेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष। इस ट्राई पार्टाइट के जो 3 फॉर्मेडेबल पावर हैं, पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज, ये इनकी कहानी है। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो गुर्जर प्रतिहारों की कहानी है, पाला की कहानी है, राष्ट्रकूटों की कहानी है, ये जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है जो हमने देखा है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम 8 to 10th सेंचुरी। ये जो है टाइम पीरियड कॉन्फ्लिक्ट का भी है, लेकिन इसी वक्त कुछ डेवलपमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहा है। ये जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू होगा पाल के बीच में, गुर्जर प्रतिहाराज के बीच में, राष्ट्रकूटाज के बीच में, ये 200 सालों तक चलेगा। 200 सालों तक चलने का मतलब क्या है कि क्या इसको हम ये मान लें कि ये एक डार्क एज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था? नहीं, डार्क एज कंप्लीटली नहीं था। निश्चित तौर पे यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी की कमी जरूर दिखाई देती है, देयर वाज अ सियर एब्सेंस ऑफ सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम देखेंगे क्या कि रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो पालाज के अंदर, राष्ट्रकूटाज के अंदर और जो हमारे गुर्जर प्रतिहाराज के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स भी होता रहा, और ये डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट भी है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रकूटाज से आप देखेंगे, प्रतिहाराज से, एंड जो है हमारे पास पाला से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी रेलिवेंट कि आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करें। सो लेट्स बिगिन नाउ, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग विस्तार देते हुए चलते हैं। ये हमने देख लिया नॉर्दर्न इंडिया, एज ऑफ द 3 एम्पायर्स, 8 to 10th सेंचुरी एडी तक ये कहानी हमारी चलने वाली है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग किन किन आयाम को, किन किन एस्पेक्ट्स को या किस किस डायमेंशन को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो एक दिस इज अ मियर इंट्रोडक्शन जो अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट पावर्स जो यहाँ हुए, कैसे इनका इमरजेंस हुआ, ठीक है ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी,
किस तरह पालाज आ रहे हैं, किस तरीके से गुर्जर प्रतिहाराज आ रहे हैं और राष्ट्रकूटाज आ रहे हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब इनके बीच में स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन होगा, ये हमें बात करना होगा। स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन का मतलब ये हो गया कि डोमिनेशन का जो स्ट्रगल होगा दैट विल बी बिटवीन पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज के बारे में होगा, ठीक है ना। फिर इनकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके सारी कहानी हम लोग करने वाले हैं। सो हम लोग देखते हैं पहले नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो टाइम पीरियड है 750 से लेकर 1000 एडी का, इसको हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। या सुनिएगा, समझने की कोशिश भी कीजिए। ये जो टाइम पीरियड हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। ये जो टाइम पीरियड हमारे पास है ये किसका है, अर्ली मिडिवल इंडिया के नाम से जानते हैं, अर्ली मिडिवल इंडिया। इस शब्द से भी आपको बहुत कुछ पता चलता है इस टाइम पीरियड के बारे में, अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में बात करें हम लोग। अर्ली मिडिवल इंडिया कहने का मतलब क्या है, हमने तो अभी तक यही सुना है कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। अर्ली मिडिवल इंडिया का मतलब क्या है? देखिए होता क्या है कि कई, जैसे मैं आपसे अगर बात करूं तो कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहां से करते हैं, तो क्या डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पे दिखाई देता है आपको। कि कोई कहेगा कि औरंगजेब के मरने के बाद यानी कि 1707 यानी कि 1707 से हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। somebody will say कि 1857 के रिवोल्ट से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। कोई आपसे ये कहेगा कि विद द फाउंडेशन ऑफ, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज इन ईयर 1885 मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। तीन बातें हैं। खैर इस विवाद में मुझे नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री को हमें कहाँ से मानना चाहिए। क्या हमें 1787 के बाद मानना चाहिए या 1857 से मानना चाहिए या विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, हमें इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है। बस इससे मैं ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या औरंगजेब के मरने से ही अचानक से समाज में परिवर्तन हो गया, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया और इन सभी ने पूरे के पूरे एक फेज को बदल के रख दिया। तो आई सिंपली वांट टू से विद द डिमाइस ऑफ औरंगजेब ऐसा क्या हो गया कि हमने रातों रात ये कहना शुरू कर दिया। आज जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में बात होती है कि हमने पूरा ये कहना शुरू कर दिया कि औरंगजेब के डिक्लाइन के डिमाइस के बाद जो है हमारे यहाँ मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। नो, एक्चुअली होता है कि देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। एक ट्रांजिशन का दौर दिख रहा होता है जिसमें हम देखते क्या है कि पिछला जो टाइम पीरियड है और जो आने वाला टाइम पीरियड है उन दोनों के कुछ फीचर्स हमें वहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और उस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिशन का पीरियड। इन द सेम वे एंड द सेम मैनर हमारे पास एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के बीच में भी एक ट्रांजिशन का पीरियड है जिसको हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और अर्ली मिडिवल टाइम जो इंडिया है उसका जो टाइम पीरियड है वो 750 से लेके 1000 या रफली अगर हम लोग बात करें तो आप इसको लेके चल सकते हैं 1200 तक भी, जब तक कि दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। बट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड इट टिल 1080, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसका मतलब पूरी तरीके से हम जो है एंशिएंट इंडिया के फीचर को छोड़ नहीं चुके हैं और पूरी तरीके से ना तो मिडिवल इंडिया के फीचर्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एंशिएंट इंडिया के हैं वो भी इस पीरियड में हमें देखने को मिल रहा है और मिडिवल हिस्ट्री जो अभी आने वाला है, जो फुल्ली एस्टैब्लिश होने वाला है, उसके फीचर्स की भी शुरुआत यहाँ पे हो गई। सो दिस वाज अ पीरियड ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया जिसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे क्या कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक एम्पायर नहीं दिखाई दे रहा है। मिडिवल टेंडेंसी यानी कि कुछ कंजर्वेटिव अप्रोच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दैट इज नॉट ओनली इन द पॉलिटी बट इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, एवरीवेयर यू विल फाइंड इट, राइट। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया के बारे में जो अभी हम लोग बात करें दैट इज 752 1000 AD, दैट इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद योर अर्ली मिडिवल इंडिया और यू कैन से अर्ली मिडिवल पीरियड एज वेल, ठीक है, राइट। तो ये भी बातें हमारे हो गई। अब आइए जैसा कि अभी आपसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है हमारे पास, नॉर्थ इंडिया में इस पीरियड में हमारे पास 3 फॉर्मेडेबल पावर है इन 3 डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है ना। पालाज जो हमें बंगाल में यानी कि ईस्टर्न इंडिया में दिखाई देते हैं। मिड 8th और 9th सेंचुरी से हम देखते हैं कि ये हमें दिखना शुरू होता है, पाला एम्पायर देखने को मिलता है। फिर प्रतिहाराज हम देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलता है और वेस्टर्न इंडिया का मतलब गुजरात और हमारे पास राजस्थान से। एंड जो राष्ट्रकूटाज हैं हमारे पास जो कि दक्कन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ एट वेरियस टाइम्स। लेकिन इनका जो इमरजेंस है वो दक्कन में हो रहा है, लेकिन जब ये अपने पावर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये लोग नॉर्थ में भी आएंगे और ये डीप साउथ में भी जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि साउथ में भी कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट टाइम पीरियड पे इनका जो एम्पायर है वो बदलता भी रहेगा, बट दे गॉट देयर बर्थ इन दक्कन रीजन।
तो हमने देखा कि जिन स्टेट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो स्टेट्स हैं पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, और ये इनका जो है सो कहाँ का इनका उपस्थिति है, इनका प्रेजेंस कहाँ है। अगेन दिस इज अ न्यू मैप जहाँ आपको दिखाई दे रहा है गुर्जर प्रतिहारास दिखाई दे रहे होंगे, ये पालास दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो है ये राष्ट्रकूटास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इनका रीजन है, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है। सो ये अब जो है रीजन, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि ये चूंकि 3 फॉर्मेडेबल पावर है और तीनों का कुछ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उस एक लव ट्रायंगल भी होगा दैट इज कॉल्ड कन्नौज, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से ये तीनों पावर आपस में क्या करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, तलवार भी उठा के रखेंगे, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि ये जो एम्पायर हैं ये आपस में क्वारल करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड पे इनके बीच में कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपनी रीजन में भी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट भी होगा, और वो डेवलपमेंट चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट हो या फिर रिलीजियस डेवलपमेंट हो, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो, दैट कैन बी अ पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, that is very much important for your examination, right? So provides a stable life to their subjects. मैंने आपसे बताया कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होगा, इन तीनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, और ये लड़ाई जो है वो ये चलेगा कितने साल तक, 200 ईयर्स, 200 सालों तक चलेगा, ठीक है ना। इस बीच में हम देखेंगे क्या कि लोग पैटर्नाइज करेंगे आर्ट एंड कल्चर को भी, ठीक है ना। अब ये जो तीनों पावर हैं इन सभी के बारे में एक बात और भी करें, दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, कि ये जो पालाज हैं, ये जो प्रतिहाराज हैं, ये जो राष्ट्रकूटाज हैं, इनमें सबसे लंबे समय तक कौन रहेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष की बात नहीं करूंगा, संघर्ष तो चलेगा, इसका विजेता कोई और होगा, लेकिन इन तीनों में जो सबसे लंबी आयु किसी के पास अगर होगी, जो सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा, दैट वुड बी राष्ट्रकूटाज। उसके भी कारण है, उसका भी एक तर्क है, बात करेंगे अभी हम लोग। तो देखेंगे राष्ट्रकूटाज जो है वो सबसे लंबे तक सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। और इनफैक्ट हमने आपको बताया कि राष्ट्रकूटाज का जो लोकेशन है वो दक्कन में है, और आपने ये देखा कि राष्ट्रकूटाज अपने डिफरेंट टाइम पीरियड में वो नॉर्थ की तरफ भी मूव कर रहे हैं और साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, और इनका जो पोजीशन था राष्ट्रकूटाज के एमरजेंस का, जो उनका एरिया था, ये राष्ट्रकूटाज का जो एरिया है वो अगेन क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ लिंक, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ। तो इसलिए हम देखते क्या है कि इन तीनों पावर में किसी ने अगर नॉर्थ और साउथ के कल्चर को अगर मिक्स करने में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया, दे वर राष्ट्रकूटास। सो दे acted as a bridge between North India and the South India. So they became a bridge between North and South India. और ये हम देखते क्या है, इट वॉज नॉट लिमिटेड टू कल्चरल आस्पेक्ट, बल्कि देखेंगे इससे सामाजिक आदान प्रदान भी हुआ, सोशल इंटरेक्शंस भी हुए, आप देखेंगे कल्चरल इंटरेक्शंस भी हुआ, इकोनॉमिक इंटरेक्शन भी हुआ, दैट इज थ्रू द ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना, दैट कुड हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो राष्ट्रकूटास का जो है रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इस पूरे टाइम पीरियड में। जब हम देखेंगे कल्चर जो है, कल्चर का एक्सचेंजेस हो रहा है, सोसाइटल आस्पेक्ट का एक्सचेंजेस हो रहा है, हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते चले जा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन बिगिंस नाउ, ठीक है। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं ताकि आगे चलना और समझना चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। देखिए होता क्या है, फिर से कहानी हम लोग कर लें, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। सो आई एम अगेन टेकिंग अ नोट फॉर यू पीपल। देखिए साहब, हमने देखा क्या, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास है नॉर्थ इंडिया। आपने देखा था कि जो एम्पायर बिल्डिंग हुआ, या हम कहें सीट ऑफ पावर था इनिशियली, दैट वाज इन द मिडिल गैंगेटिक प्लेन, और ये था कहां, पाटलिपुत्र, दैट वाज पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र लेकिन कुछ समय के बाद अपना जो ग्लोरी है वो खो देता है। कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम देखेंगे गुप्ताज के समय प्रयाग, जिसको प्रयागराज जो है वो प्रयाग है, वो कुछ समय के लिए ये भी एक सीट ऑफ पावर बनेगा, ठीक, गुप्ताज के समय। एंड देन शायद हम देखते क्या है कि प्रयाग के बगल में ही, ज्यादा दूरी पे नहीं है, वो हम देखते हैं ये है कन्नौज। कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन के समय सीट ऑफ पावर बन जाएगा, कन्नौज सीट ऑफ पावर बन जाएगा। और आपको शायद ये मालूम होगा कि इनिशियली हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दैट वाज इन नॉर्थ वेस्ट, दैट इज कॉल्ड थानेश्वर, हरियाणा में था, थानेश्वर में था। लेकिन शायद आपको ये मालूम हो कि जब हर्षवर्धन की सिस्टर जो है राजश्री के साथ कुछ
हम देखेंगे कि मिसफॉर्चून होता है, कुछ ऑड समय आते हैं, बंगाल के साथ रिलेशन होता है, उसके हस्बैंड ग्रावर्मा की हत्या कर दी जाती है, एक्सेट्रास हम देखते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि धीरे ग्रेजुअली जो है जो पुष्यभूति डायनेस्टी के लोग हैं उनका कंट्रोल कन्नौज के ऊपर हो जाता है और इस समय से कन्नौज की जो ग्लोरी वो बढ़ जाती है। यानी कि जो ग्लोरी कभी पाटलिपुत्रा की होती थी, जो कभी प्रयाग की होती थी, हर्षवर्धन के समय ये सीट ऑफ पावर हो गया। इसका मतलब हर्षा के समय अगर ये सीट ऑफ पावर है, इसका मतलब ये सॉवरेनिटी का सिंबल हो गया है। क्योंकि हर्ष ने नॉर्थ इंडिया में, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया था, कि उसने एक एम्पायर को बिल्ड कर दिया था। ठीक है, अगर हर्षा ने कन्नौज में एम्पायर को अगर बिल्ड कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि हर्ष के डिक्लाइन के बाद हर कोई क्या चाहेगा, कन्नौज की तरफ अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। और ऐसी स्थिति में जब गुर्जर प्रतिहाराज, ये प्रतिहाराज यहाँ पे हैं, प्रतिहाराज है यहाँ पे, ठीक है, प्रतिहाराज हैं, दूसरे यहाँ पर क्या हैं, ये हैं पालाज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये राष्ट्रकूटाज हैं। ठीक है, ये अपने अपने को क्या करेंगे, अपने अपने को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, एक सॉवरेन पावर के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और हर किसी का इंटरेस्ट इस कन्नौज में होगा। एक तो ये बात होगी कि कन्नौज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज कि इट वाज अ सीट ऑफ पावर, बट इट वाज नॉट ओनली द रीजन जिसकी वजह से गुर्जर प्रतिहाराज में, राष्ट्रकूटाज के बीच में और पालाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। दिस वाज वन ऑफ द पॉलिटिकल रीजन। तो हमने देखा कि एक जो है कारण क्या है, वो है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। ठीक है ना, पॉलिटिकल रीजन हमारे पास है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रतिहाराज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं और पल्लव जो पालाज हैं वो कन्नौज की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं। कई और फैक्टर क्या है, कन्नौज पे कंट्रोल होने का मतलब यह था कि आपका कंट्रोल मिडिल गैंगेटिक से अपर गैंगेटिक वैली तक आपका कंट्रोल होगा। और ये जो गैंगेटिक वैली है, ये जो गैंगेटिक रीजन है पूरा का पूरा, ये जो वैली का रीजन है, अगर आप ये देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा रीजन है आपके पास, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा रीजन, ठीक है ना, दैट इज फुल ऑफ रिसोर्सेस। ये क्या है, संसाधन से भरा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंस है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है कन्नौज का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है कन्नौज का, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हो गया, क्योंकि दिस रीजन इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन से भरा पड़ा हुआ है। संसाधन के रूप में टिम्बर भी है, आप देखेंगे माइंस, मिनरल्स भी हैं, आप देखेंगे वाटर भी यहाँ अवेलेबल है, एवरीथिंग। ठीक है ना, तो दिस रीजन इज फुल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तीसरी बात क्या करें कि देखें क्या कि ये जो कन्नौज का लोकेशन है ना, ये ट्रेड रूट से भी जुड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ट्रेड रूट से भी जुड़ा हुआ है। और आसपास अगर हम देखें तो बहुत ही फ्लरिशिंग सिटीज उस समय के हुआ करते थे। एक है काशी और दूसरा है आपके पास प्रयाग। ठीक है ना, इनके पास भी ये होता था। ठीक है, इनसे इनकी क्लोज विसिनिटी में ये सेंटर्स थे, इसलिए कन्नौज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी था। और यही कारण था कि जितने भी पावर्स थे इस समय, जो एग्जिस्टिंग पावर थे, वो हर कोई क्या करेगा, यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस समय कन्नौज पे हर्षवर्धन के बाद अगर हम लोग बात करें, हर्षा के डिक्लाइन के बाद अगर किसी का कंट्रोल हुआ तो बहुत ही एक कमजोर डायनेस्टी थी जिसका नाम था आयुध डायनेस्टी, अयोध्या डायनेस्टी। ठीक है, आयुध डायनेस्टी के जो किंग थे वो पावरफुल नहीं थे, वो अचानक से सरेंडर कर देते थे। और आयुध जो किंग्स थे उनकी वीकनेसेस ने पालाज को, प्रतिहाराज को, राष्ट्रकूटाज को इन्वाइट किया कि आप कन्नौज के लिए आपस में स्ट्रगल करें। ठीक है ना, आप जो है आयुध किंग के सपोर्ट में एक दूसरे उनके आर में आकर के आप आपस में क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट करें। और यही एग्जैक्टली हुआ भी। और ये इतना लंबा युद्ध चला कन्नौज को लेकर के कि आप ये पूरे 200 साल तक चलता रहा। ठीक है, तो ये कहानी हमने देखी कि हमने देखा कि यहाँ पर कन्नौज का एक इंपॉर्टेंस था और इसी कन्नौज के लिए आपस में लड़ाई होती रही। एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि दिस वाज अ लव ट्रायंगल बिटवीन पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज, जो कि किसमें अंजाम दिखाता है, वो एक 200 सालों का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। इज इट क्लियर नाउ? So we were here only. So struggle for the domination begins now. अब ये समझ पा रहे हैं, और ये शुरुआत कहाँ से होगी, फॉर द सेक ऑफ कन्नौज। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? मैं आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमने देखा क्या, यहाँ पर में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। सो अब इस रीजन के बारे में थोड़ी सी बातचीत होती रहनी जरूरी है। हर्षा ने एंड हिज रूल लेफ्ट द रीजन एट अ हाई पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया। इट बिकम अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। व्हाई कन्नौज बिकम अ सेंटर ऑफ पावर, व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? तो हमने देखा कि एक पॉलिटिकल आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है ना, कि यहाँ पर ये सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी के रूप में कन्नौज डेवलप हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इस शब्द से अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कन्नौज जो है वो एक सीट ऑफ पावर के रूप में उत्पन्न हो गया। दूसरा, हम देखते क्या है कि ये एक्सटेंड करता था बनारस से लेकर साउथ बिहार तक। ठीक है, कंट्रोल ओवर इट मेंट ओवर द गंगेटिक वैली, द थ्री किंगडम क्लास्ड ओवर दिस प्लेस। और ये इसका मतलब ये है, दैट इज कॉल्ड
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यही पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था जिसकी वजह से ये किंगडम, ये तीनों किंगडम आपस में लड़ाई करते रहे, ठीक है ना। इट हैड रिच रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशंस। आई बिलीव दिस वुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्लाइड, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। हमने अभी तक देखा, अभी तक ये समझा कि हर्षवर्धन के बाद भारत में नॉर्थ इंडिया की क्या कंडीशंस थी, साउथ इंडिया का क्या कंडीशन था, इस तरीके से 3 पॉलिटिकल पावर इमर्ज होकर के आते हैं 3 जोग्राफिकल रीजन्स में, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजन्स हैं कुछ आपने देखा इकोनॉमिक रीजन्स हैं, जिसकी वजह से ये 3 पॉलिटिकल पावर के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रगल शुरू होता है जिसको नाम देते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का, और जो कंटिन्यू करता है लगभग 200 सालों तक चलता रहेगा, ठीक है, 200 ईयर्स तक चलता रहेगा, ठीक है। अब तो ये बात हमने देखा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हो गया। अब हमारे लिए ये भी लाजमी है, इट बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि हम एक एक करके इन सारे स्टेट्स के बारे में भी बातचीत कर लें। पालास के बारे में बात कर लें, प्रतिहारास के बारे में बात करें, राष्ट्रकूटास के बारे में बात, ठीक है। जहाँ भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, उसको भी आपको थोड़ा सा एसिमुलेट करना पड़ेगा, फिर मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। वो क्या है, देखिए, फाउंडेड अराउंड 750। हम लोग बात करें पालास के बारे में। पालास का जो रीज़न है ना, पालास के बारे में वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। पहले आते हैं हम लोग, एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं वहाँ समझाता हूँ आपको, पहले समझिए। देखिए साहब, पालास जो है हमारे पास है, पालों के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जो पालास है हमारे पास, पालास है ना, ये है पालास। इनका जो जोग्राफिकल रीजन है साहब, ये कौन सा रीजन है हमारे पास, ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास बंगाल एंड बिहार। हमारे पास बंगाल और बिहार में इनका जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब कहानी थोड़ी समझिए, थोड़ा सा सुनने की जरूरत है। एक शब्द बोल रहा हूं, घबराइएगा मत, समझने की चेष्टा कीजिएगा, आप समझ लेंगे। देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड मत्स्य न्याय। अरे क्या बोल दिया सर आपने? हाँ हाँ, एग्जैक्टली आपने जो समझा सही समझा है। देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय अभी सुना है? मत्स्य न्याय के बारे में सुना है आपने? विश्वास नहीं हो रहा है, मानिए मुझे, सुना है आपने मत्स्य न्याय? नहीं सुना है? याद दिलवाता हूं। आपने कभी ये सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है? ऐसा सुना है? कुछ लोगों ने सुना है, इसको भी कुछ लोगों ने नहीं सुना है। कई बार बोलते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अच्छा, सारे लोगों ने सुना है, वेरी गुड। मत्स्य न्याय, ठीक है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, मत्स्य न्याय को पहले मैं डिफाइन कर दूं। जो मत्स्य न्याय होता है, एक ऐसा फेज होता है जहां पर पॉलिटिकल एनार्की होती है, chaotic कंडीशंस होता है, कंफ्यूजन का स्टेट होता है, पूरी तरह कंफ्यूज स्टेट होता है, एक एनार्किक कंडीशन होगा, chaotic कंडीशन होगा। सो इन नटशेल इट इज अ कंफ्यूज स्टेट। कंफ्यूज स्टेट, कंफ्यूज स्टेट यानी कि ये किसकी अवस्था है? स्टेट का मतलब नॉट राज्य, स्टेट का मतलब है, दैट इज स्टेट का मतलब इज कॉल्ड स्टेज, और यू कैन से फेज। सो इट वुड बी रादर बेटर टू से इट इज अ फेज ऑफ कंफ्यूजन। फेज ऑफ कंफ्यूजन, राइट। अब ये फेज ऑफ कंफ्यूजन क्या है? हर्षवर्धन ने, थोड़ा पीछे कहानी चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप करना भी जरूरी होता है कभी कभी लाइफ में, क्योंकि ये ऐसी जगह हम लोग आके फंस गए हैं कि अचानक से बीच में आया, तो थोड़ा सा रिदम थोड़ा बनाना जरूरी होता है। देखिए क्या होता है, हर्षवर्धन की कहानी आपने सुना होगा, हर्षवर्धन कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, मुझे आशा है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा आपने। हर्ष, उसके बंगाल में आपने सुना होगा कि यहां पर बंगाल में पालाज से पहले एक डायनेस्टी होता था। पालों से पहले, पाल यानी कि जो पाल डायनेस्टी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उससे पहले यहां पर में कोई गौर डायनेस्टी हुआ करता था। गौर हुआ करते थे, और गौरों में एक किंग होता था शशांक, जो ताकतवर किंग था, ठीक है। इसका जो किंग था जिसका नाम था शशांक, बड़े बड़े कारनामे इसने किए। कारनामा क्या किया इसने? मौखरी किंग ग्राबरमा की हत्या करवा दी, ठीक है ना, जो कि हर्षवर्धन के सिस्टर के हस्बैंड थे। इसने अपना टेरिटोरियल एक्सटेंड करने की कोशिश करी, लेकिन हर्षवर्धन ने इसे डिफीट किया। लेकिन जब ये बात पर्सनल थोड़ी सी हो गई, बहुत नटसेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो हर्षवर्धन ने शशांक को डिफीट कर दिया, ठीक है ना, डिफीट कर दिया शशांक को हर्षवर्धन ने, ठीक है। और डिफीट करने के बाद अपना जो एम्पायर है वो क्या कर गया, वो बंगाल तक लेके चला गया, क्योंकि गौर वहीं थे।
अब चूंकि इनका हर्षवर्धन का राइज आपने देखा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ, इनिशियल कैपिटल थानेश्वर हरियाणा में थी, देन कन्नौज भी इनका कुछ समय में हो जाएगा और ये लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करते हुए बंगाल तक चले आएंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है बॉस। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखेंगे कि जब हर्षवर्धन ने अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया, स्टेट कैपिटल अपनी बना ली कन्नौज में, तो कन्नौज से बंगाल तक जो है आप देखेंगे क्या, बंगाल तक अपना कंट्रोल बनाए रखना बड़ा मुश्किल का काम था। कम्युनिकेशन उस वक्त इतने फास्टर नहीं थे कि अगर कुछ हुआ, छींक भी बंगाल में आई तभी तुरंत हमारा रफाल जेट वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। वहां बड़ा मुश्किल था, वहां तक पहुंचने का काम बड़ा ही डिफिकल्ट काम था, बहुत ही मुश्किलात होते थे वहां पहुंचने में। सो एक इफेक्टिव कंट्रोल को एस्टैब्लिश करके रखना बंगाल में हर्षवर्धन के लिए पॉसिबल नहीं था। और हर्षवर्धन के बाद तो स्थिति बदतर सी हो गई। पहली बात तो यह हुई कि हर्षवर्धन ने बंगाल तक तो अपना राज्य फैला लिया, लेकिन बंगाल उपेक्षा का शिकार रहा, ठीक है ना, यानी कि फुल कॉन्सेंट्रेशन इसका हर्षवर्धन का उधर नहीं गया, और हर्षा के बाद तो स्थिति ही खराब हो गई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक जो शक्तिशाली आदमी है कमजोर आदमी को दबाने की कोशिश करा, दैट इज कॉल्ड मत्स्य न्याय। हर एक कमजोर आदमी क्या कर रहा है, जो है कमजोर, जो शक्तिशाली आदमी है, जो पावरफुल मैन है, वो वीकर सेक्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब इस सप्रेशन में हम देखते क्या है कि बड़ा क्योटिक कंडीशन शुरू हुआ, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर रह गया, पूरी एनार्की आ गई, पूरा क्योटिक कंडीशन रहा, लोग बड़े परेशान हो गए। तो ये जो पूरी परेशानी का कारण था दैट इज कॉल्ड मत्स्य न्याय, यानी एक तरीके एनार्की के स्टेट, क्योटिक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है ना, पूरी तरीके से यहां पे था। अब इससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना था। बंगाल के लोगों ने खुद अपना इनिशिएट लिया और अपने उन लोगों ने मिलकर के एक राजा को खुद से इलेक्ट किया, और इलेक्ट किया जिसका नाम था गोपाल। गोपाल वॉज द फर्स्ट किंग जिसने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करी पाल के नाम से। तो गोपाला बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, और ये जो गोपाल था दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये बात समझ पा रहे हैं? तो हमने देखा कि इस व्यवस्था से हमें बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो है सो खुद अपना चुनाव किया, अपने राजा का चुनाव किया, और बंगाल में जो है पाल वंश की स्थापना हो गई। नाउ इतनी बातें स्पष्ट है, इट इज क्लियर। सो फाउंडेड अराउंड 750, यानी कि पालाज के बारे में बात करें तो पालाज जो है डायनेस्टी वो 750 के अराउंड आ रहा है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गोपाला, एंड ही वाज इलेक्टेड किंग बाय द नोटेबल मैन ऑफ द एरिया। अब इस बात को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि गोपाला वाज द इलेक्टेड रूलर। समझ पा रहे हैं? कारण मत्स्य न्याय से बाहर निकालना। अब हम देखेंगे कि जो प्रिवेलिंग एनार्की है, इस प्रिवेलिंग एनार्की का ही मतलब है व्हाट आई से, मत्स्य न्याय। एग्जैक्टली। सो ही वाज सक्सीडेड बाय धर्मपाला। तो ये कहानी है गोपाल की। गोपाल ने कई काम किए हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बात जितनी है उतनी ही अभी हम लोग फिलहाल करें, ज़्यादा नहीं। जहाँ वहीं आपको मैं बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से आपको कनेक्शन आपके पास इस्टाब्लिश हो सके, ठीक है। तो हमने देखा ही वाज सक्सीडेड बाय धर्मपाला। अब इसका लड़का है, गोपाल का लड़का, जिसका नाम है धर्मपाला, और इसका टाइम पीरियड जो अगर हम लोग देखें तो लगभग 770 से लेकर के 801 तक आपको दिखाई देता है, ठीक है, धर्मपाल के बारे में, ठीक है ना। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी आएगी कॉन्फ्लिक्ट होने की। एक्चुअली यहां जो धर्मपाल है, इसके समय ही एक तरीके से देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती हुई नजर आती है। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है जो पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास की, उसकी शुरुआत हो जाती है। कैसे शुरुआत होती है? इस समय धर्मपाल के समय एक राष्ट्रकूट किंग है जो दक्कन में है, जिसका नाम है ध्रुव, ठीक है ना। इस ध्रुव ने क्या किया, अपने टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट में उसने पाला किंग धर्मपाल को डिफीट कर दिया। ही फेस डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ध्रुव एक तरफ तो अपने टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट में आगे बढ़ा, लेकिन समस्याएं हर किसी के लिए सेम थी कि भाई साउथ से आके नॉर्थ तक कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा दिक्कत का काम था, ठीक है ना, डिफिकल्ट था। इसलिए ध्रुवा क्या करेगा, अपना लक्ष्य पूरा करेगा और वापस फिर से दक्कन की तरफ आएगा। जैसे दक्कन की तरफ आएगा तो हम देखेंगे क्या कि अब जो एरिया है फिर से धर्मपाल डिफीटेड है राष्ट्रकूटों के हाथ से, लेकिन राष्ट्रकूटा की मजबूरी यह है कि वापस उन्हें दक्कन में जाना है। इसे जैसे ही वो रिसीड करेंगे दक्कन की तरफ, इधर पालास को यानी धर्मपाल को फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और धर्मपाल ने क्या कर दिया, तुरंत जाकर के अभी कन्नौज, जिसकी तरफ हर कोई अपनी निगाहें लगा के बैठा हुआ था, वो क्या करेगा, कन्नौज की तरफ अपना ध्यान दे दिया और उसने कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ये? अब हम देखते क्या है कि धर्मपाल के समय में ऐसा होता क्या है कि धर्मपाल ये कोशिश ये करेगा कि अपना पॉम्प एंड शोक दिखाता रहे, अपने ग्रैंडियोर को वो स्टैब्लिश करके रखे, अपनी माइटी को वो क्या करे, जो माइटी उसके जो पावर है उसको मैनिफेस्ट करता रहे, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा, अपने सामंतों यानी कि वासल्स के थ्रू
जो उसके वासल्स रूलर्स हैं, ठीक है, सामंताज हैं एक तरीके से, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे, उनका ग्रैंड दरबार लगेगा, सबको बुलाएगा, ठीक है ना, हर दिशाओं से लोगों को बुलाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से अपने आप को एक चक्रवर्ती किंग के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसने कोशिश करी, इसने क्या किया, दरबार किया, इसने अपने आप को पंजाब तक एक्सटेंड किया धर्मपाल ने, ईस्टर्न राजस्थान अदर पार्ट्स को भी उसने ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। एक तो इसका मतलब यह है कि थ्रू पॉम्प एंड शो, यानी कि अपनी भव्यता दिखा करके, अपने दरबार का मैग्निफिसेंस दिखा करके और सभी वासल्स को इकट्ठा करके अपने माइट के बारे में वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर रहा है, और ये एक्सपेंशन कहाँ तक हो जा रहा है, राजस्थान और पंजाब तक होता हुआ चला जाता है, ठीक है। इसने कोशिश करने की कोशिश करी। इससे ये लगता है क्या है कि हमने देखा कि पालाज का जो ग्लोरी है वो चमक रहा है, लेकिन ये जो चमक थी वो कुछ ही समय के लिए थी, दैट वाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। होता क्या है कि इसी बीच में क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गुजरात और असर वाले रीजन में जो गुर्जर प्रतिहाराज थे या प्रतिहाराज थे, उसमें एक बड़ा पावरफुल किंग निकल करके आता है, और इसका नाम होता है कौन, नागभट्ट सेकंड, ठीक है ना। सो अब ये क्या करेंगे, जो नागभट्ट सेकंड भी है वो क्या करेगा, पालाज के मनोबल को, यानी कि उसका जो एम्बिशन है उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। अब इसमें हुआ क्या कि कन्नौज को लेकर हर कोई आगे बढ़ेगा। धर्मपाल ने कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा है, और इतना ही नहीं बल्कि पंजाब तक पहुंच चुका है बंगाल से, ठीक है। और इधर देखेंगे राजस्थान भी आ चुका है, और राजस्थान जो इलाका है वो प्रतिहारों का था, किसी कारण से प्रतिहार कमजोर थे, लेकिन नागभट्ट के सेकंड में आते ही हम देखेंगे सेकंड में उनका पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। नतीजा क्या होता है कि नागभट्ट अब धर्मपाल को से लड़ाई करेगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, और हुआ भी। इधर हम देखते हैं कि नागभट्ट जो है सेकंड है, वो करता क्या है, वो लड़ेगा किससे जाकर के, धर्मपाल से, बिहार में, उसी के इलाके में जाएगा, बिहार में गया, मुंगेर का इलाका है, वहीं जाकर के उसने उनको डिफीट कर दिया बढ़िया से, और उसके बाद वो हार गए। सो धर्मपाल वाज डिफीटेड नियर मुंगेर, बिहार, ठीक है ना। और इस तरीके से हम देखते क्या है कि मॉडर्न ईस्टर्न यूपी यह है, आप देखेंगे क्या, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया किसके बीच में, पालाज एंड प्रतिहाराज के बीच में। मॉडर्न ईस्टर्न यूपी का मतलब क्या है कि पालाज डिफीटेड हुए बंगाल बिहार में, अब उनके पास जो उनका टेरिटोरियल एक्सटेंशन पंजाब तक हो रहा था, उनकी जो हेजमनी थी पंजाब और राजस्थान तक हो गई थी, वो सिमट गई, और सिमट कहाँ गई, बिहार और बंगाल तक रह गई। और बिहार और बंगाल के बीच में जो एक जोग्राफिकल रीजन मिलेगा, जो एक बफर के रूप में काम करेगा, दैट वुड बी ईस्टर्न यूपी। तो ईस्टर्न यूपी में प्रतिहारों का भी चलता रहेगा, एक्टिविटी होती रहेगी, मूवमेंट होगा, और पालाज की भी होती रहेगी। तो ये जो ईस्टर्न यूपी है, यही है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण फिर बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो बिहार और बंगाल है वो बहुत लंबे समय तक किसके पास रहेगा, पालाज के पास बना रहेगा, ठीक है। अब तो ये कहानी थी थोड़ी सी धर्मपाल के बारे में, ठीक है ना। अब धर्मपाल के बारे में बाद हम देखते हैं कि इसका एक नया लड़का है, एक और लड़का है धर्मपाल का, सॉरी लड़का है, जिसका नाम है देवपाल। वो गद्दी नसीं होगा, ही केम ओवर द थ्रोन, ठीक है। कौन, देवपाल, ये देवपाल आ गया। अब देवपाल की जो कहानी है वो 9th सेंचुरी में 810 से लेके 850 तक है, ठीक है ना। अब इसने क्या किया कि अब ये देखा क्या कि धर्मपाल ने तो बड़ी कोशिश करी साहब कि भाई अपना एम्पायर एक्सटेंड करे टुवर्ड्स वेस्ट, किया भी, लेकिन ये एम्पायर सस्टेनेबल नहीं रहा, बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। नतीजा क्या हुआ कि अब इन लोगों को अपने आप को डाइवर्ट करना होगा, वेस्ट की तरफ नहीं, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देखते हैं ये लोग अपना ध्यान किधर डालेंगे, दूसरे डायरेक्शन में डालेंगे, एंड दैट वुड बी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। सो देखेंगे क्या कि असम की तरफ जाएंगे, प्राग ज्योतिषपुर बोलते हैं असम को, ठीक है ना। तो वे क्या करेंगे, अपने एम्पायर को देवपाल क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा असम की तरफ। असम के अलावा कोस्टल रीजन में ईस्टर्न पार्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड उड़ीसा के पार्ट में आएगा, ठीक है। और शायद ये भी कहते हैं कि जो मॉडर्न नेपाल है, ठीक है ना, ठीक है, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा देवपाल के अधीन आ गया। इसका मतलब कि जब धर्मपाल की हार हो गई और जब प्रतिहाराज बहुत स्ट्रांग हुए, तो मजबूरी में पालाज को अपना ध्यान कहीं और करना पड़ा, एंड दैट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम की तरफ करना पड़ा, ईस्ट कोस्टल रीजन में उड़ीसा की तरफ करना पड़ा, और नॉर्थ में नेपाल के रीजन की तरफ करना पड़ा, ठीक है। ये कारण था। तो देवपाल के समय हम देखेंगे कि ये जो हिस्से हैं वो ऐड हो गए, किसके अधीन हो गए, पालाज के अधीन। बंगाल था ही आपके पास, बिहार था ही, अब नेपाल के कुछ हिस्से आ गए आपके पास, असम का छोटा कुछ हिस्सा आ गया, और उड़ीसा का कुछ हिस्सा आपके पास आ गया। इसका मतलब देवपाल के समय वह पाला एम्पायर या पाला जो टेरिटरी है, जो पाला स्टेट है, उसका एक्सपेंशन इन क्षेत्रों में हुआ, नॉट इन नॉर्थ वेस्ट। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देवपाल भी यार एक पावरफुल किंग है पाला डायनेस्टी का। अब सवाल ये बन सकता है कि ये सवाल दे दे कि देवपाल वाज अ पावरफुल किंग ऑफ
पाला डायनेस्टी। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, हो गया। अब आपको ये पता भी होगा कि देवपाल तो सच में पावरफुल है, उसने किया। अब आपने कहा कि उसने अपने माइट से उसने अपना एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ किया। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ये वाला? ये स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? आप सोच सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसने अपना एक्सपेंशन किधर किया है? नॉर्थ में, नेपाल की तरफ किया है, ठीक है। अपना एक्सपेंशन ईस्ट में किया है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में किया है, ना कि वेस्टर्न साइड में, क्योंकि धर्मपाल के समय हम देखते हैं क्या है कि जो पालास का एक्सपेंशन वेस्ट की तरफ था वो फ्रस्ट्रेट कर दिया गया। गॉट मी? ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, देवपाल वॉज अ पावरफुल किंग, लेकिन उसके समय हम देखते क्या है कि जो एक्सटेंशन एम्पायर का that could not happen in the west, rather it happened in east and northeast region and a bit थोड़ा सा होता है किधर in the तराई regions of नेपाल, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखिए। तो प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, ठीक है ना, ये सोचना पड़ेगा। देखिए जो शब्द लिखे गए ना, उन शब्दों से प्रश्न नहीं आएंगे, उसके पीछे से प्रश्न आएंगे। आपको इतना अलर्ट होना होगा, अपनी फैकल्टी को इतना खोल के रखना पड़ेगा कि यार सवाल अगर आए तो हम कर जाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ भी पढ़ें, फैक्ट भी पढ़ें, तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए, उसको बिल्ड करके रखिए। देखिए आप ही, यू आर गोइंग टू द विनर, आप ही जीतेंगे, आपकी ही जीत होने वाली, किसी अन्य की जीत नहीं होने वाली है। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि हाँ भाई ठीक है, देखो हुआ, लेकिन मैं ध्यान भी आपको उस तरफ लेके आना चाहता हूं कि देखो भाई इसका एक्सपेंशन वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि इन रीजन में हुआ। तो क्वेश्चन बना देगा तो फिर हम क्या करेंगे? आपको याद है यार तो पावरफुल था, जीता भी था कई जगहों पे, वेस्ट की तरफ भी हुआ होगा। नहीं, हल्के में नहीं पढ़ना है, हर जगह अपने आप को फोकस करके रखना है। नहीं यार यहां से सवाल बनेगा, और बनेगा तो गलती नहीं होगी, देखिए हमने जिस तरीके से पढ़ा है ना का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग हैं लिगेसी ऑफ द पालास। अभी पालास हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई कुछ लिगेसी तो होगी उनकी। हाँ, लिगेसीज में क्या है, देखते क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि एक लंबे समय तक, लगभग नियरली 100 ईयर्स तक उन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्टेबिलिटी बना के रखा। दे वर डोमिनेटेड, ठीक है ना। और इनका जो राज्य था वो हम देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी तक लगभग फैला हुआ था, वाराणसी तक। बिहार तो था ही, बंगाल तो था ही, बंगाल था ही, एंड वाराणसी तक भी आया। और देवपाल के समय तो हमने देखा कि एक्सटेंशन भी कुछ नए क्षेत्रों में हुआ, उड़ीसा में, असम में, और नेपाल के तराई रीजन में हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्या है कि इस समय देखेंगे कि ये वो दौर भी चल रहा है जहां भी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास होता क्या है कि अरब्स भी आ रहे हैं व्यापार के लिए। कहानी बड़ी मजेदार सी है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में, आपने पढ़ा होगा अरेबियंस के बारे में। ये वो दौर चल रहा है जब हमारे ट्रेड रिलेशंस बड़े अच्छे थे, और जो ट्रेड रिलेशन था हमारा वो किसके थ्रू चल रहा, दैट इज थ्रू अरब्स भी हो रहे थे। हमारे इंडियन व्यापारी तो थे ही, साथ में अरब्स भी व्यापार करने के लिए उस तरफ मूव कर रहे थे टुवर्ड्स वेस्ट। तो अरब्स का आना जाना लगा हुआ है। तो एक अरबियन अगर हम लोग बात करें तो एक ट्रैवलर आता है जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान ये अरब क्या है, ट्रैवलर है, यात्री है। और वो जो है अपना यात्रा वृतांत बताता है, और उसने पालास के बारे में भी कुछ बातें कहीं कि जब ये अरब आता है यहाँ पे, अरबियन जिसका नाम सुलेमान है, तो उसने कुछ बातें बताई। और उसने बताया कि जो पाला किंग थे उनके पास अपने शत्रुओं से ज्यादा, यानी एडवर्सरी से ज्यादा उनके पास सैनिक थे, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि इस समय अगर हम लोग बात करें तो एक कस्टम था कि जो किंग होता था वो हमेशा एक कंपनी होता था कम से कम 50,000 हाथियों के साथ, 10 से 15,000 इन्फेंट्री के साथ, यानी कि लोगों के साथ, पैदल सेना के साथ, एम्प्लॉयड इन फुलफिलिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, पर एम्प्लॉयड इन फुलिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। इतने लोगों के साथ भी होता था, साथ में और भी लोग होते थे, मतलब कंपेनियंस होते थे, ठीक है। 10 to 15,000 men were employed in fulling and washing cloths, ठीक है। सो इतने बड़ी 50,000 हाथी होते थे, और ये इतने 10 से 15,000 लोग जो है वो क्या होते थे, केवल आपके केयर टेक के लिए थे, ठीक है। अब इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यही कह देता हूं आपसे, ठीक है, काहे को आगे के लिए रखने का, ठीक है। देखिए क्या है, हमारे पास 3 पावर है ना जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पालास, राष्ट्रकूटाज एंड दिस इज योर प्रतिहारा, जिसको हम लोग गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, प्रतिहारास, ठीक है। अब ये जो पालाज हैं ये कहाँ हैं, ये बंगाल में है, ये कहाँ है, बिहार में है, असम में भी कंट्रोल है, उड़ीसा में भी कंट्रोल है, नेपाल के तराई रीजन में भी है। और इन सब रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ अगर मिलता है बहुतायत से जो कि आर्मी के काम आता है, दैट इज कॉल्ड एलिफेंट।
और यही कारण है कि 50,000 सैनिक किसी भी वक्त जो एलिफेंट फोर्सेस होता है किसी वक्त किंग के पास हुआ करता था। प्रतिहारों का लोकेशन अगर देखें तो प्रतिहारों का लोकेशन आपको कहां दिखाई देता है? दैट इज इन गुजरात एंड राजस्थान के रीजन में। और ये प्रतिहाराज हैं, यहां से अरेबियन ट्रेडर्स या जो कोई भी लोग होते हैं ये इस तरफ आ रहे होते हैं, तो इनके पास हॉर्सेस की सप्लाई होती रहती है। हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस की सप्लाई हो रही होती है, ठीक है, हॉर्सेस। एंड जो हमारे पास राष्ट्रकूटाज हैं दे नोन फॉर देयर फॉर्मिडेबल फोर्ट्स, ठीक है, इनके पास काफी मजबूत क्या होते हैं? फोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पालाज आर नोन फॉर देयर एलिफेंट्स। और यही इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कौन प्रोवाइड कर रहा है? सुलेमान प्रोवाइड कर रहा है, जब वो इस बात को लिखता है कि 50,000 एलिफेंट्स किसी भी वक्त राजा के साथ होते थे, ठीक है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। नाउ अब देखिए क्या है पालाज के समय, चूंकि हम लोग देखेंगे लेगेसी में, तो हम देखते क्या है कि इस समय काफी कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, ठीक है ना, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होंगे, ठीक है ना। हम देखते क्या है कि इस समय जो इस टाइम पीरियड के बारे में हमारे पास जो एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है दैट इज थ्रू द तिब्बतन अकाउंट्स। तिब्बत से जो इतिहासकार हैं वो बात काफी कुछ लिखते हैं। तो तिब्बतन जो क्रॉनिकल्स हैं वो दे आर द इंफॉर्मेशन, द मेजर इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसके लिए? रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेड ऑफ पालाज के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना। हम देखते क्या है कि जो पालाज हैं, क्योंकि इस समय आप देखेंगे पालाज में गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल है, ये सभी के सभी ओदंतपुरी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, इन सभी से जुड़े हुए हैं जो कि बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करते थे, ठीक है। तो पालाज में ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलेशन, ठीक है। पालाज बुद्धिज्म से बहुत हद तक जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया? पालाज ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं कि गुप्ता पीरियड में बना। अब इस समय इसके एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा क्राइसिस सा हो गया था। हम देखते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी इसके सर्वाइवल के लिए हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर 200 गांव दान में दिया गया, डोनेट किया गया कि भाई ये अपने अपकीप के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए ये क्या करे, कुछ गांव को रखे, गांव से जो भी रेवेन्यू आएगा या जो भी उस पर उपज होगी दैट विल बी सफिशिएंट फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि उन लोगों ने, धर्मपाल ने ही अगर हम बात करें तो उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी स्टैब्लिश किया, जो कि बुद्धिस्ट, अगेन एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करता था एंड दैट वाज इन प्रोमिनेंस अगर बात करें दैट वाज नेक्स्ट टू नालंदा। नालंदा सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था, महायान बुद्धिस्ट सेंटर का एक प्लेस था, ठीक है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा, पर यूपीएससी में पूछा है। और महायान बुद्धिज्म के साथ साथ ये जो है किसके लिए जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड संस्कृत के लिए। संस्कृत में एजुकेशन वगैरह यहाँ प्रोवाइड होते थे। कभी और सबकी चर्चा होगी, फिलहाल तो एनसीईआरटी देखें। तो दे लेट द फाउंडेशन ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, एंड इट वाज सेकंड इन इंपॉर्टेंस आफ्टर नालंदा। और ये बात करें तो ये एक हिल टॉप पे है और गंगा के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पालाज किंग है ये केवल आई मीन व्हाट आई से लर्निंग के लिए, बुद्धिस्ट लर्निंग और रिलीजन के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया बुद्धिज्म में जो है कई विहाराज बनवाए, ठीक है ना। विहाराज का मतलब ये होता है, विहाराज का मतलब होता है मोनास्ट्री, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास रेसिडेंशियल प्लेसेस होते हैं किसके लिए? मॉन्क्स के लिए, ठीक है ना। ये जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनके ठहरने के लिए उन्होंने कई विहार बनवाए, ठीक है ना। तो दिस कॉल्ड विहारास, कई विहार बनाए। दो कॉन्सेप्ट है, चैत्यास का जिसका संबंध वर्शिप के साथ है, ठीक है, और जो विहारास है बेसिकली ये डॉर्मेट्री काइंड ऑफ होता था, रेसिडेंशियल जोन होते थे किसके लिए? बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। तो दे डेवलप दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ इसी में आगे हम लोग बात करें तो इन लोगों ने, पालाज ने क्या किया था, अपना रिलेशन तिब्बत तक बनाया। आप देखेंगे क्या कि रिलीजियस एम्बेसीज भी आते जाते रहे लोग, ठीक है ना, इसके अलावा ट्रेडर्स भी आते जाते रहे। तो इन्होंने क्या किया, अपना रिलेशन तिब्बत के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इस्टेब्लिश करके रखा। और इसी में हम देखेंगे क्या कि जो तिब्बत है यहाँ के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को क्या करेगा, इंडिया के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को इन्वाइट भी करेगा, क्योंकि रिलेशन अच्छे हैं। बेहतर रिलेशन में पालाज किसके साथ है? तिब्बत के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो इस समय हमारे पास कुछ स्कॉलर्स हैं, सतरंक्षिता एंड दीपांकर, इन लोगों को तिब्बत इन्वाइट भी किया गया, ठीक है ना। और नतीजा क्या होता है कि जब ये लोग इन्वाइटेड होके वहां गए, ये क्यों इन्विटेशन हो रहा है, दिया जा रहा है, समझ रहे हैं? इसका कारण ये है यार कि अशोक के समय में जो मौर्यन किंग था, जो बौद्ध धर्म है, वो क्या बन गया, एक तरीके से आप समझिए कि वो भारत से बाहर निकल गया। इस पर इंटरनेशनल शब्द कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए मैं इंटरनेशनल शब्द नहीं बोल रहा हूँ। तुम देखेंगे क्या कि एक तरीके से जो रिलेशन है वो एक ग्लोबल रिलेशन जैसा, एक रिलीजन जैसा बन गया, ठीक है, अशोक के समय से, क्योंकि ये भारत की दहलीज को भी क्रॉस कर गया। अब हुआ क्या कि बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ, लेकिन ये बाहर चला गया, बाहर में साउथ ईस्ट चला गया, तिब्बत चला गया, चाइना चला गया, हर जगह चला गया।
नतीजा क्या होता है कि अब उन जगह जो फॉलोअर्स हैं वो अपने धर्म के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए बौद्ध स्कॉलर्स को, जैसे कि दीपांकर और ये सतरंक्षिता और दीपांकर हैं, इनको इनवाइट किया जा रहा है। साथ ही साथ क्या करेंगे कि अपने यहाँ से भी लोगों को वो भेजेंगे ताकि बौद्ध धर्म के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, ठीक है ना, जो ओरिजिनल जो प्रीचिंग्स है उसके बारे में जानकारी उनको मिल सके। सो एक तरीके का यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, एंड दैट विल लीड टू सम काइंड ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस ऑल्सो, ठीक है। तो तिब्बतन्स केम टू नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी टू स्टडी। ये बात समझ पा रहे हैं, हमारे यहाँ से भी लोग हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ आए पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि अब इस तरीके से हम देखते क्या है कि इनके बीच में इस समय अगर रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो हमारा एक काम प्रयास ये भी होगा कि इस कल्चरल कॉन्टैक्ट का हम इकोनॉमिक बेनिफिट भी ले सकें, ठीक है ना, क्योंकि चाइना तक अपने ट्रेड को कर सकें, अदर रीजन के साथ भी हम ट्रेड कर सकें। तो साउथ एशियन ट्रेड प्रोवाइडेड मेनी प्रॉफिट्स टू द एम्पायर। नतीजा क्या हुआ कि कल्चरल कॉन्टैक्ट के साथ साथ हमने अपने ट्रेड कॉन्टैक्ट्स को भी इंप्रूव किया, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा कहाँ पे, पाला के साथ, ठीक है ना। अब हम देखते क्या है कि शैलेंद्र एम्पायर है, ठीक है ना, शैलेंद्र एम्पायर यानी कि शैलेंद्र एम्पायर, ये जो आपका जावा, मलाया, सुमात्रा का जो रीजन है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि अपने एम्बेसीज को भेजते रहेंगे। और एक समय क्या होता है कि जो शैलेंद्र किंग है वहाँ का, उसने यहाँ पर पालास से रिक्वेस्ट किया कि नालंदा में वो क्या कर सके कि भैया एक मोनास्ट्री बनाने की इजाज़त दे सके। मोनास्ट्री बनाने की इजाज़त का मतलब क्या है, दरअसल क्या है कि अब यहाँ से लोग आ रहे हैं इंडिया में पढ़ने के लिए, अब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आ रहे हैं, तो उनको तो यहाँ फील होना चाहिए कि ना, आउटसाइड होम होम फील होना चाहिए। तो वहाँ के किंग ने क्या किया कि इनिशिएटिव लिया, अपने कंटेम्प्रेरी किंग को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे अपने लोगों के लिए मुझे वहाँ एक मोनास्ट्री, मठ बनाने की आज़ादी दे सकें, ताकि हमारे जो लोग वहाँ जाते हैं उनको रहने में, सहने में, खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो सके, और जिस उद्देश्य से गए हैं पढ़ाई करने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए, वो अच्छे तरीके से करके वापस आ सके। इस बात को पालाज ने एक्सेप्ट किया, और जो है सो क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कि वहाँ पर मोनास्ट्री बनाने की इजाज़त दे दी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि उनको 5 विलेजेस भी दिया गया कि वो अपना अपकीप कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सकें, राइट नाउ। सो इट वाज हर पालास, ठीक है। पालास के बाद जो दूसरी कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है यार प्रतिहारों की। थोड़ा सा भटकते हुए थोड़ी बातें इधर उधर की कर भी ले, जरूरी रहते हैं। कई बार ये बोलते हैं कि प्रतिहारास को प्रतिहारास क्यों बोला जाता है, प्रतिहारास क्यों बोलते हैं। कुछ बातों को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इसकी कहानी समझ में आ सके। ये कुछ बातें आएंगी अंदर जिसको कि अभी यहाँ समझेंगे हम, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर निकल के तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थोड़ा सा बस कनेक्शन डेवलप करने के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा बाहर लेके चल रहा हूँ आपको। चलिए, शहर में मजा ही आता है। प्रतिहारास का मतलब क्या होता है साहब, इसका मतलब होता है डोर कीपर। एक तो बात ये समझ लीजिए, जो प्रतिहारास है इसका लिटरल मीनिंग है डोर कीपर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रतिहारास हैं अपने आप को कहते हैं कि हम जो लॉर्ड रामा हैं उनके भाई लक्ष्मण के डिसेंडेंट्स हैं। तो द claimed to be the descendants of Lakshman, brother of Lord Rama, brother of Lord Rama। गजब की बात। थोड़ी सी कहानी कर ली जाए, क्या बुराई है। रामायण देखा होगा आप लोगों ने, आपने देखा एक बार रामायण जब देखा होगा आपने, तो देखिएगा कि पिता का वचन निभाने के लिए प्रभु श्री राम जंगल में चल दिए। माता सीता ने कहा कि प्रभु हमें भी ले चलिए, ठीक है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुरूप पत्नी ने पति का साथ दिया और वो भी जंगल आ गई। अनुज लक्ष्मण है, उन्होंने कहा भैया आप जहाँ जाएंगे वहीं मैं भी जाऊँगा, आपके बिना मेरा भी गुजारा नहीं है। बड़ा मैंने अनुरोध किया। बाद में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी कहा कि चलो ठीक है अनुज, तुम भी चलो मेरे साथ, चल पड़े, ठीक है। जब ये लोग जंगल में आते हैं तो शायद एक आपने एक एपिसोड देखा होगा बीच में कि कभी ये लोग जंगल में थे, तो जंगल प्रवास के दौरान एक गोल्डन डियर यानी कि जो स्वर्ण हिरण होता है वो कहीं से आया और माता सीता को बड़ा भास आ गया। माता सीता ने प्रभु श्री राम से विनय किया, अनुनय विनय किया कि प्रभु मुझे वो हिरण चाहिए। भगवान श्री राम ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन माता ने कहा प्रभु मुझे चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपनी वाइफ सीता मैया के बातों के लिए जो है सो हिरण को पकड़ने का जो है सो
निर्णय लिया, लेकिन उन्हें जाने से पहले, उस हिरण के पीछे जाने से पहले उन्हें लक्ष्मण को उन्होंने ये कहा कि तुम माता का, सीता का ख्याल रखना, मैं उस हिरण को लेकर के आ रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम कहीं मत जाना, उनकी रक्षा में यहीं रहे। ये तो कुछ विधि का विधान था, रामायण होना था, सारी बातें तय थी पहले से। भगवान श्री राम गए, लक्ष्मण आए, तभी लक्ष्मण जी जो है माता सीता के पास थे, अभी बड़े जोरों से आवाज, कराहने की आवाज आई। सीता माता डर गई, कहीं प्रभु को तो कुछ नहीं हो गया, मन व्याकुल हो गया। उन्हें लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर भैया को देखो कि कहीं उन्हें कुछ तो नहीं हो गया है। माता से लक्ष्मण जी ने कहा, माते भैया का आदेश है कि मैं आपको छोड़ के कहीं ना जाऊं, आपकी सुरक्षा में रहूं। माता ने बड़ा हट किया, सीता मैया ने हट किया। लक्ष्मण जी इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन कहा कि माता मुझे आप एक वचन दीजिए, मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, आप इससे बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। ये कहानी यहां रोक करके थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मण को प्रतिहार के रूप में, एक डोर कीपर के रूप में भगवान श्री राम ने सीता मैया के लिए छोड़ रखा। जो प्रतिहार शब्द है का मतलब डोर कीपर हो गया। दूसरा, इसी डोर कीपर के कॉन्सेप्ट के साथ ही लक्ष्मण के वंशज के रूप में प्रतिहार अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं कि लक्ष्मण भी एक तरीके से डोर कीपर थे, किसके, माता सीता के, किसके कहने पे, भगवान श्री राम के कहने पे। खैर उसकी कहानी अलग है कि आप जानते हैं उसमें मारिच हुआ करता था, जो कि हिरण के पीछे जब गए थे तो मारिच को जब तीर लगा तो वो कराहने लगा, और वो कराहने की आवाज़ कुछ इस तरीके से थी कि वो भ्रम पैदा करे सीता मैया तक, और वही हुआ भी। और इधर दूसरा कहानी ये था कि रावण नीचे आता है पुष्पक विमान से और सीता मैया को हरण करके लेके चला जाता है। तो ये कहानी तो थी वहाँ की। मुझे डोर कीपर का कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि डोर कीपर इसका मतलब होता है। और दूसरा, क्लेम कि लक्ष्मण के ये वंशज हैं जो कि राम के, प्रभु श्री राम के भाई हैं। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि हिस्टोरिकली भी देखें और जोग्राफिकली भी देखें तो देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहाराज का जो रीजन है वो ये रीजन है, जो है राजस्थान और गुजरात का रीजन है। और आपने देखा ये है कि जितने भी हमारे यहाँ कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, प्रभु, प्रभु हमारे यहाँ आ कौन रहे हैं, तो जो इन्वेडर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आ रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट जब इंडिया से आएंगे तो जो प्रतिहाराज हैं, प्रतिहाराज, वो इनको रोकने की कोशिश करेंगे। और इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेजन हो रहा होगा, बहुत, जिसको सक्सेसफुली रिटेलिएट किया, ठीक है ना, डिटेन करके रखा, वो है कौन, वो है अरब्स। जब तक प्रतिहाराज यहाँ रहे तब तक अरब्स इंडिया की तरफ नहीं आ पाए, वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश नहीं हो सके, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस प्रतिहाराज। तो अरब ने ये कुछ कर दिखाया, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं, प्रतिहाराज और अरब, ठीक है, इतनी बातें तय हो गई। तो प्रतिहाराज हो गए, ये अरब की कहानी। सो प्रतिहाराज को है राइटली बोला गया है कि दे आर व्हाट, डोर कीपर्स। एक तो लक्ष्मण के वंशज की कहानी से, और दूसरा इनका जो स्टेट था, जो किंगडम था, दैट वाज इन दैट लोकेशन, जहां से ये क्या करेंगे, इंडिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दी इन्वेडर्स। और सक्सेसफुली रिटेन करके रखा किसको, अरब्स को, याद रखिएगा, ठीक है। सो प्रतिहारों की इतनी कहानी हो गई है, तो अब थोड़ा सा हमें चलना चाहिए। चलते हुए, चलते चलते तो प्रतिहाराज के बारे में बात करें, ठीक है ना। सो इनका रीजन मैंने आपको बता दिया, गुजरात और राजस्थान के रीजन में है। ये ऑफिशियल्स होते थे पहले, छोटे छोटे मतलब अधिकारी होते थे उस क्षेत्रों में, विभिन्न रजवाड़ों के अधीन, ठीक है ना। एंड ये इनकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब उन्होंने अरबों को बहुत सक्सेसफुली कंट्रोल किया। अरब्स वे डिसाइसिवली डिफीटेड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। लेकिन हम देखेंगे क्या कि इन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल किया किसे, अरबों को। लेकिन अरबों को डिसाइसिवली डिफीट करने का काम कौन करते हैं, वो गुजरात के चालुक्याज करते हैं। लेटर चालुक्याज करेंगे, ठीक है ना, ये करेंगे काम, ठीक है, चालुक्याज भी करेंगे इनको कंट्रोल करने का काम। ये बातें हमारी हुई, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रतिहाराज के बारे में, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये जो प्रतिहाराज हैं ना, वो राष्ट्रकूटों से क्या करेंगे, हारेंगे। दे फेस डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटास, जिसमें कि एक है ध्रुवा, और इधर एक गोपाल भी है, गोपाल थर्ड, जो कि पाला किंग है, उनसे भी हारेंगे, ठीक है ना। तो ये इनिशियली ये लोग हारेंगे, लेकिन होता क्या है कि ध्रुवा यानी कि जो राष्ट्रकूट किंग है उससे प्रतिहाराज हारे, ठीक है। लेकिन फिर से वही कहानी जैसा पालों के साथ आपने देखा, तो वापस इनको दक्कन की तरफ जाना था। नतीजा क्या हुआ, फिर से मैदान इनके लिए खाली, किसके लिए खाली हो गया, तो प्रतिहारों के लिए। और प्रतिहारों का एक देखेंगे कि जो सबसे फेमस किंग है, जिसे कई बार रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज भी कहा जाता है, वह है कौन, वो है भोज। अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास में आपको दो भोज मिलेंगे, एक मिहिर भोज
तो ये है, और एक है भोज परमार वंश के, ठीक है ना, तो ये उनसे अलग है, ठीक है ना। उनसे अलग करने के लिए इस भोज को मिहिर भोज भी कहा गया, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि जो किंग भोज है ना, वो रियल फाउंडर है गुर्जर प्रतिहारास का, क्योंकि इसने इस एम्पायर को, गुर्जर प्रतिहारों के एम्पायर को बहुत स्ट्रांगली क्या किया, स्टैब्लिश किया, इनके पावर को कंसोलिडेट किया और रिबिल्ड किया 1836 तक, यानी मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक, ठीक है ना। इसने कन्नौज को जीत लिया, कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना, और इसे जो है मेड इट द कैपिटल ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर, और कुछ समय के लिए हम देखेंगे कन्नौज को प्रतिहारों की राजधानी के रूप में भी बनाए रखा। तो डिफरेंट समय पर में जो भी पावरफुल किंग हुआ जिस भी डायनेस्टी में, चाहे वो पालास की तरफ, प्रतिहारास की तरफ या राजपूतों की तरफ, उन्हें कन्नौज पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी ही, ये हुआ भी हमारे साथ, ठीक है। तुमने देखा कि जो भोज है उसने कुछ समय के लिए, मिहिर भोज ने कन्नौज की अपनी राजधानी बनाई। ये भोज की इमेज है, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे होंगे जिनको, ठीक है ना। अब इस समय होता क्या है एक पावरफुल किंग है, वो कौन, का नाम है पाला में देवपाल, देवपाल है, ठीक है। एंड देवपाल से डिफीट होता है, देवपाल से। इसके बाद देखेंगे कि दक्कन की तरफ भी जाता है, ठीक है ना, एंड ही वेंट अहेड टुवर्ड्स दक्कन एंड रिमेन्ड स्ट्रांग इन सेंट्रल इंडिया। अब देखेंगे भाई इधर देवपाल है, देवपाल को हालांकि सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं मिला, डिफीट जरूर हो गए मिहिर भोज, लेकिन देवपाल का भी टेरिटोरियल एम्बिशन वेस्ट की तरफ नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब क्या है कि फर्दर ईस्ट की तरफ देखना देवपाल के लिए मुश्किल था, तो उसने दक्कन की तरफ देखना शुरू किया, दक्कन की तरफ। जब दक्कन की तरफ देखेगा तो जाहिर सी बात है राष्ट्रकूटों के साथ इसकी लड़ाई होगी, ठीक है ना, और ये लड़ाई फिर से क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे क्या कि इसमें लड़ाई होती है। आफ्टर द बैटल ही रिगेन्ड कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ मालवा एंड गुजरात। राष्ट्रकूटों से लड़ने के बाद कुछ समय के लिए इनके पास मालवा और गुजरात का क्षेत्र वापस इनको मिल जाता है। तुमने देखा क्या कि जो प्रतिहाराज हैं, इस समय प्रतिहारों की लड़ाई हो रही है पालों के साथ, प्रतिहारों की लड़ाई हो रही है इसमें राष्ट्रकूटों के साथ, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे क्या कि धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन अब होगा भी, लेकिन पूरी तरीके से डीप हम देखेंगे ईस्ट में नहीं हो पाएगा पालों की वजह से और राष्ट्रकूटों की वजह से। अब इसके आर्मी के बारे में बात करें, इनके एम्पायर के बारे में बात करें, और इनके आर्मी के बारे में बात करें, राजा भोज के बारे में, किंग भोज के बारे में। तो हम देखते क्या है कि जो किंग भोज है उसने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, और एम्पायर क्रिएट किया कहाँ तक, रिवर सतलज से लेकर के, अगर मैं बात करें वेस्ट में, तो हम देखें ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा, जो आपको इस ग्रीन मैप से दिखाई दे रहा होगा। सो इन अल्टीमेटली हम देखेंगे क्या कि जो भोज है वो क्या करेगा, अपना एम्पायर बहुत बड़ा बिल्ड करेगा और बंगाल तक भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि गुर्जर प्रतिहाराज आर नोन फॉर देयर कैवलरी, क्योंकि घोड़े यहाँ पर सप्लाई हो रहे थे, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। अभी बताया था ना आपको, पालाज के पास हाथी बहुत बड़ी होगी, कैवलरी सबसे स्ट्रांग होगी किसके पास, दैट वुड बी विद जो है सो गुर्जर प्रतिहाराज के साथ। सो अरेबियन रिकॉर्ड्स में बताया गया कि जो प्रतिहाराज हैं दे वर नोन फॉर देयर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैवलरी, ठीक है ना। इस समय जो है जो इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस हो रहा है किसके द्वारा, अरब से हो रहा है, एंड एशिया से टू देयर फोर्सेस, ठीक है ना। सो उनके पास ये होता जा रहा है। कैवलरी के बारे में हम लोगों ने बात किया। नाउ अब लेगेसी ऑफ जय भोजा के बारे में बात करें, तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या है कि हमने देखा क्या कि इस समय अगर हम लोग बात करें तो इसकी कहानियाँ भोज के बारे में बचपन से ही आपके कई लेजेंड्स में आपको देखने को सुनने को मिलता है, तो ये तो है, उनकी पॉपुलैरिटी थी इसलिए सुनने को मिला। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें इनके बारे में, तो जो भोज है ना वो भगवान विष्णु के डिवोटी हैं, ठीक है ना, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है ना। और इसलिए उसने एक टाइटल लिया आदि वराह का, आदि वराह। वराह का मतलब बोर होता है, वर इनकारनेशन ऑफ विष्णु के बारे में सुना होगा, ठीक है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तो एक बार आपने भगवान विष्णु के एक अवतार वराह अवतार के बारे में सुना होगा। तो अगर कोई वराह का पूजक है इसका मतलब वो विष्णु का पूजक है, ठीक है ना। और इसीलिए उसने क्या किया, अपनी टाइटल क्या रखा, आदि वराह रखा। और ये जो है उसके कई सिक्कों पे भी आदि वराह के रूप में उसे दिखाया गया है, उसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, आदि वराह। ठीक है। अब इसे मिहिर भोज बोला गया, ये तो हमने बता दिया, इसे भोज परमार से अलग करने के लिए, ठीक है ना। भोज परमार वॉज द जो है जो होता था, ये दूसरा जो भोज परमार है जिससे अलग ये भोज है, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारा का। ये जो भोज परमार होते थे ये उज्जैन में हुआ करते थे, ठीक है ना। और ये मिहिर भोज है हमारे गुर्जर प्रतिहारों वाले, इनकी मृत्यु हो जाती है 9th सेंचुरी के लगभग लास्ट में 885 AD में मिहिर भोज का जो है सो देहांत हो जाता है। नाउ अब हम देखें कि मिहिर भोज के बाद देखते हैं कि कोई अगर आया प्रतिहारों में तो वो है कौन, वो है हमारे पास कौन, दैट इज कॉल्ड महेंद्रपाल, ठीक है ना। और महेंद्रपाल ने क्या किया, अपने एम्पायर को नॉर्थ बंगाल तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, नॉर्थ एक्सटेंड तक किया। हिज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड अक्रॉस अवध, ईस्ट पंजाब एंड काठियावाड़। तो हम देखेंगे क्या कि इसने अपने एम्पायर को, महेंद्रपाल ने काफी दूर तक फैलाया, जो कि आपने देखा था नॉर्थ बंगाल तक दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है ना।
इसमें अवध यानी कि यूपी का क्षेत्र, ईस्ट पंजाब का क्षेत्र एंड देन काठियावाड़ जो कि गुजरात का क्षेत्र था, ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कश्मीर में भी इसने अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब आइए, प्रतिहाराज डोमिनेटेड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर ओवर 100 ईयर्स, ठीक है ना। एंड हमने देखा कि जिस तरीके से पालाज भी लगभग 100 सालों तक पावर में बने रहे, उसी तरह से देखेंगे लगभग प्रतिहाराज भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगभग 100 सालों तक रहे। एंड दिस इज जस्टिफाइड बाय अल मसूदी हु केम फ्रॉम बगदाद। जो बगदाद से ये आने वाला है, इराक से ट्रैवल करता हुआ ये आ रहा है, अल मसूदी, उसने अपने अकाउंट में इस बात का जिक्र भी किया है, ठीक है ना, जिक्र भी किया है। दिस इज द इमेज ऑफ अल मसूदी जो बगदाद से आ रहा है, इराक से आ रहा है। नाउ अब जो आपके पास अल मसूदी है, उसके अकाउंट में कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। उसने बताया है गुर्जर प्रतिहारा के बारे में कि इनका एम्पायर जो था, ठीक है, वो बहुत बड़े महान जो है रूलर्स के साथ भरा पड़ा हुआ था, ठीक है ना, ग्रेट रूलर्स थे। इनके पास देखेंगे तो कुल मिलाकर 1,80,000 या कहें तो देखिए 18 लाख विलेजेस थे, सिटीज एंड रूरल एरियाज थे। इनका जो पूरा का पूरा टेरिटरी था गुर्जर प्रतिहारास का, वो 200 किलोमीटर तक लंबाई चौड़ाई में फैला पड़ा हुआ था। इनके आर्मी के 4 डिवीजन हुआ करते थे। ये सब कौन बता रहा है? अल मसूदी, बगदाद से जो आया है वो बता रहा है इसके बारे में, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में, ठीक है ना। इसमें बताया गया कि उनके पास 7 लाख से लेकर 9 लाख तक उनके पास इन्फेंट्री हुआ करती थी, ठीक है ना। और इनका नॉर्थ डिवीजन था, अगर हम देखें, वर्सेस रूलर्स ऑफ मुल्तान एंड अदर्स, साउथ डिवीजन वर्सेस राष्ट्रकूटास और इस डिवीजन वर्सेस पालास। यानी कि इनकी जो लड़ाइयां होती थी, ये जो आर्मी था वो इन डिवीजन में बटा हुआ था। जो नॉर्दर्न डिवीजन था वो कहाँ था? वो मुल्तान के शासकों के साथ लड़ाई कर रहा था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। साउदर्न जो डिवीजन था वो राष्ट्रकूटास के साथ लड़ रहा था, और जो ईस्ट डिवीजन था इसके आर्मी का, वो पालास के साथ लड़ रहे थे, ठीक है ना। और इनकी आर्मी में अगर हम लोग बात करें तो हम लगभग 2000 हाथी भी देखते हैं, लेकिन आपने देखा था पालास के पास हाथियों की संख्या कितनी थी? कम से कम 50,000 थी, ठीक है, बिकॉज दे वर नोन फॉर देयर एलिफेंट्स, ठीक है। नाउ अब जो है गुर्जर प्रतिहारास की लिगेसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनकी लिगेसी क्या है, ठीक है ना। तो हम देखें क्या कि ये जो गुर्जर प्रतिहारास हैं, खास करके भोज के समय देखेंगे कि ये कौन है? ये लर्निंग और लिटरेचर के ग्रेट पैटर्न्स हैं, ठीक है ना, ग्रेट पैटर्न्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे कि महिपाल जो है, महिपाल जो कि गुर्जर प्रतिहारास का एक फेमस किंग है, इसके कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट क्या है, पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, इसका नाम है राजशेखर। और इस राजशेखर ने क्या किया था? इसने कर्पूर मंजरी जैसी किताबों को लिखा है, ठीक है ना, राजशेखर। सो ही वाज अ ग्रेट पोएट, ग्रेट संस्कृत ड्रामेटिस्ट, जो कि कोर्ट में किसके था? महिपाल के कोर्ट में था, ठीक है। एंड ही वाज अ ग्रैंडसन ऑफ भोजा, ठीक है। दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स इन कन्नौज, और इन लोगों ने कई फेमस बिल्डिंग्स और मंदिरों का निर्माण कन्नौज में भी करवाया है, ठीक है ना। अब हम देखते क्या है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में, 8 और 9th सेंचुरी में, कई जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? द कोर्ट ऑफ जा रहे हैं, कैलिफ ऑफ बगदाद जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे इंट्रोड्यूस इंडियन साइंसेस, मैथ्स, मेडिसिन टू द अरब वर्ल्ड। अब ये कहानी जो हमने कल बात करी थी कि हमारे पास जो नॉलेज था वो अरबों तक पहुंचा, ठीक है ना। और अरबों ने इसे इतना अपना लिया, इस तरीके से अपना लिया और उस तरीके से विकास किया कि यूरोपियन वर्ल्ड में गया तो उसको अरेबियन न्यूमेरल्स के नाम से हम लोग मैथ्स के रूप में जानते हैं। और ये न्यूमेरल्स हैं, डेसिमल सिस्टम्स हैं, वो मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेसिस था, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या कि जब इंडियन स्कॉलर्स जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल देखेंगे कि एक तरीके से डिसयूनिटी थी, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, कई बार कुछ किंग अगर आए तो अच्छा रहा माहौल, अगर फिर वीक किंग्स आ गए तो भाई उनके पास पैटर्न का अभाव हो गया, तो उनको नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करना पड़ा, अरेबियन स्टेट्स में मूव करना पड़ा। तो अपने साथ नॉलेज, स्किल, ठीक है ना, जो है वो सब आइडियाज उन सभी को लेके गए, और ये जो है अरब वर्ल्ड में या हमारा जो नॉलेज था साइंस का, मैथ्स का, मेडिसिन का, वो सब उधर फैला, ठीक है ना। और इस तरह से देखेंगे कि जो मूवमेंट ऑफ द स्कॉलर्स था दैट वाज क्वाइट कॉमन जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ठीक है ना। एंड दिस ऑल्सो कंटिन्यू लेटर ऑन, और ये आगे भी प्रक्रिया चलती रही। यानी एक तरीके का हम देखेंगे अरबों के साथ हमारा कल्चरल कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया। अब होता क्या है कि गुर्जर प्रतिहारास का अंत भी होगा। हम देखें 10th सेंचुरी के इनिशियल डिकेड्स में हम देखते क्या है कि राष्ट्रकूटा किंग है जिसका नाम है इंद्र थर्ड, उसने अटैक किया कन्नौज के ऊपर जो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था, और ये कन्नौज को उसने डिफीट मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके से होता क्या है कि गुर्जर प्रतिहारास की स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। गुजरात सुन फेल इनटू द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटास, और जो गुजरात है वो राष्ट्रकूटों के अधीन आता है। कन्नौज डिक्लाइन कर गया, जो कैपिटल हो चुका था किसका? गुर्जर प्रतिहारास का। राष्ट्रकूटास के अधीन गुजरात आ गया, जहां पर ओरिजिन हुआ था किसका? गुर्जर प्रतिहारास का, वो भी राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया। विद द लॉस ऑफ गुजरात दे लॉस एक्सेस टू ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, और गुजरात के साथ जैसे ही गुर्जर प्रतिहारास का क्या हुआ, का लॉस हुआ, गुजरात के हाथों से निकला, वैसे ही
जो एक फ्लरिशिंग ट्रेड था, उसके जो बेनिफिट्स थे जो मिल रहा था प्रतिहारों को, ठीक है ना, वो उनके हाथों से निकल के चला गया, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं इकोनॉमी से अगर आप पैसा अच्छा खासा आ रहा है तो आप एक अच्छी आर्मी मेंटेन कर सकते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गुजरात, जो कि पोर्ट स्टेट आज के रूप में आप देखेंगे, कई पोर्ट थे वहाँ पे, वो आपके पास जो है गुजरात निकल गया, इसका मतलब आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट के साथ हट गया। द लॉस ऑफ गुजरात, दे लॉस्ट एक्सेस टू ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। और 963 AD में हम देखते हैं कि एक किंग है जिसका नाम है राजपूता किंग, जिसका नाम है कृष्णा थर्ड। उसने नॉर्थ इंडिया पे अटैक किया और गुजर प्रतिहाराज को बर्बाद कर दिया। एंड दिस वाज द फाइनल नेल इन देयर कॉफिन। और इस तरीके से देखेंगे इसके बाद ये जो आपके पास है किंग जिसका नाम है कृष्णा थर्ड, उसने एक तरीके से अंतिम रूप से मुहर लगा दी किसके ऊपर में, गुर्जर प्रतिहारों की कहानी के ऊपर। ये कुछ थोड़ी सी कहानी थी गुर्जर प्रतिहारों की हमारी जुबानी, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तो स्टेट कर लिया जिसमें पाड़ास है, गुर्जर प्रतिहारास है। नाउ आई एम कमिंग टू राष्ट्रकूटास। अब राष्ट्रकूटों के बारे में भी बात। राष्ट्रकूटों का जो डेवलपमेंट होता है दक्कन में, महाराष्ट्र रीजन में होता है, मान्यखेत में होता है। दंती दुर्ग इज द इनिशियल पर्सन ऑफ राष्ट्रकूटास। इन सभी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूटास, ये कहानी है राष्ट्रकूटों की। तुमने देखा कि दक्कन के रीजन में थे, ये दंती दुर्ग ने स्टैब्लिश किया। मान्यखेत, इसको मालखेड़ भी बोलते हैं, जो आज मॉडर्न सोलापुर है महाराष्ट्र में, ये बातें हमने करी, ठीक है ना। और इनका जो एम्पायर था दैट वाज इन सेंट्रल इंडिया, मालवा वालवा का रीजन है वो, एंड साउथ में, ठीक है ना। और इनके एडवर्सरीज के रूप में देखेंगे तो हमारे पास दक्कन में चालुक्याज हैं, चालुक्याज वेंगी के चालुक्या। अब देखिए चालुक्याज जो बेसिकली हैं क्या, ये कल्याण के चालुक्याज का रीजन था, ये वेंगी के चालुक्या का रीजन था, ठीक है ना। और एक लाट का भी था जो कि गुजरात के रीजन में होता था। तो अब यहाँ राष्ट्रकूटाज आ गए, तो अब इनके साथ वेंगी के चालुक्यों के साथ का कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। तो एक तो बात ये होगी चालुक्याज ऑफ वेंगी, ठीक है ना। पल्लव जो है यहाँ पे इस रीजन में पल्लवों के साथ, कांची के साथ होगा जो कि तमिलनाडु का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे होगा। पांड्याज ऑफ मदुरई, इनके साथ इनकी लड़ाई होती रहेगी, पांड्याज के साथ। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो यहाँ पर आते हैं राष्ट्रकूटाज, इनकी लड़ाई वेंगी के चालुक्यों के साथ हो रही है, इनकी लड़ाई पल्लवों के साथ हो रही है, ठीक है, कांची के, और इनकी लड़ाई पांड्याज ऑफ मदुरई भी होती चली जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यही है पल्लवाज का रीजन। आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड चालुक्याज, ठीक है ना। इन सभी के बीच में जिसमें एक है ईस्टर्न चालुक्याज, ठीक है, इनके साथ हो रहा है। और दिस इज द रीजन ऑफ पांड्याज, ठीक है ना। ये जो है सॉरी पांड्याज का रीजन क्या है, दिस इज द पांड्याज, इनके साथ इनकी लड़ाई होती रहेगी, ठीक है ना। दिस इज द पांड्याज, ठीक है, इन बीच में रीजन इनकी लड़ाई होती रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि हम देखते हैं इनकी लड़ाई किसके साथ हो रही है, राष्ट्रकूटाज की, यहाँ वेंगी के चालुक्याज के साथ, इनके चाल जो है हम देखेंगे किसके साथ, जो है यहाँ पर ये पांड्याज के साथ, एंड देन दिस इज योर पल्लवाज के साथ इनकी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट इनका होता रहेगा। नाउ अब देखिए क्या है कि इसमें एक फेमस किंग है जिसका नाम है गोविंद थर्ड। एंड देन हमारे पास है अमोघ वर्ष, ठीक है ना। ये हैं ग्रेटेस्ट रूलर्स राष्ट्रकूटाज के बारे में। तो ये तीन जो दो हमारे पास किंग हैं, गोविंद थर्ड एंड अमोघ वर्ष, ये दो ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि गोविंद जो है वो अपना एक्सपेंशन करता रहेगा, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन आफ्टर द नाग भट्टा, ठीक है ना। एंड ही आल्सो रीच्ड लंका एंड इम्प्रिजन्ड द रूलर एंड मिनिस्टर्स। अब ये जो राष्ट्रकूटाज हैं वो क्या करेंगे, पावर का जब एक्सपेंशन करेंगे, अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन करेंगे, तो ये लोग श्रीलंका तक चले आएंगे, ठीक है ना, लंका तक आ जाएंगे, श्रीलंका तक आ जाएंगे। Thereby getting their submissions without a war, the king of Lanka is said to have sent his two statues, one of himself, another of his minister, as an act of submission, ठीक है। अब ये लंका तक को भी थ्रेट कर दिया। लंका में से बिना कोई हम देखेंगे क्या कि डायरेक्ट वॉरफेयर हुए फिजिकल वॉरफेयर हुए, लंका के किंग ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने अपनी मूर्ति बना के भेजी अपनी और अपने मंत्री की, ताकि हम आपके अधीन हो गए हैं, वी आर एक्सेप्टिंग योर जो है सो आई मीन सुजर्निटी, ठीक है ना, हम आपकी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो लंका तक इसका हेजमनी क्रिएट हो गया, ठीक है। अमोघ वर्ष के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अमोघ वर्ष को हम लोग कहते हैं अमोघ वर्षा नृपातुंगा, ठीक है ना, जो कि लगभग 68 ईयर्स तक इसने अपने आप को रीन किया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष के बारे में, तो अमोघ वर्ष एक पावरफुल किंग से कहीं ज्यादा, यानी कि एक मिलिट्री कमांडर से कहीं ज्यादा एक लिटरेरी पर्सन था। इसके समय हम देखेंगे क्या कि लिटरेचर और रिलीजन दोनों का डेवलपमेंट होता है। लिटरेचर का भी डेवलपमेंट होगा एंड रिलीजन का भी डेवलपमेंट होगा, मोर देन अ वॉर। सो ही वाज मोर अ कल्चरल पर्सन, ही वाज मोर अ लिटरेरी पर्सन, ठीक है, दैन अ मिलिट्री कमांडर, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसके समय में जो कन्नड़ पोएट्री है, जो कन्नड़ पॉलिटिक्स है, उसका जेनिथ होता है। कन्नड़ पॉलिटिक्स, कन्नड़ पोएट वाज he was a Kannada poet also. He himself was a great scholar of Kannada poetry, ठीक है ना, and wrote a book on poetics, ठीक है ना। He is said to have built the city of मान्यखेत also, और ये भी कहा जाता है कि इसने मान्यखेत के
सर को स्टैब्लिश भी करा था, जो कि कैपिटल बनती है इसकी राष्ट्रकूटों की आगे चलकर। ठीक है, तो हमने ये देखा लिटरेचर। ठीक है, अब हमें ये देखते हैं, यहाँ एक दो बातें शायद थी, मुझे कुछ बताना था क्या यहाँ पे, कन्नड़ पोएट्री एंड दिस वन राइटर पोएटिक्स। ठीक है, नाउ अब देखेंगे लेटर, अब अमोघ वर्ष के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ किंग्स होते हैं। ठीक है ना, सो देयर वर मेनी रिबेलियंस इन देयर एम्पायर। ठीक है, बाद में चलेंगे कि किंग्स का पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होता चला गया। ठीक है ना, अमोघ वर्ष के बाद देखेंगे तो कई प्रकार के विद्रोह होते रहे, रिबेलियंस होते रहे। ठीक है ना, अब देखेंगे कि कई किंग्स आएंगे, इंदिरा थर्ड, कृष्णा थर्ड। ठीक है ना, वी क्वेल्ड देम एंड केप्ट द एम्पायर अफ्लोट। Al-Masud praises Vallabh Raza as the greatest ruler. He possessed the large armies and many elephants. और अल-मसूदी फिर यहाँ के किंग है, उनके बारे में प्रेज करता है राष्ट्रकूटास का, जिसका नाम है वल्लभ राजा, जो बोलता है ग्रेटेस्ट रूलर था, उसके पास बड़ी सेना होती थी और बहुत बड़े हाथियों की सेना भी उनके पास उपलब्ध थी। ठीक है, नाउ कृष्णा थर्ड के बारे में बात करें, ही वॉज अ गैलेंट वॉरियर। ठीक है ना, और इनके एनिमीज के रूप में अगर हम बात करें तो मालवा के, नॉर्थ में हम बात देखेंगे, सेंट्रल इंडिया में मालवा के परमार हैं, और ईस्ट में देखेंगे कि चालुक्याज ऑफ वेंगी हैं। ठीक है ना, ये राष्ट्रकूटों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और देखेंगे क्या कि इनका जो लड़ाई होती थी वो चोलाज के साथ भी हो रही थी। इसमें चोलाज भी का भी इमरजेंस हो चुका है, 9th सेंचुरी में इंपीरियल चोलाज आ चुके हैं। तो इनकी जो लड़ाई होती है चोलाज के साथ भी होती है, जिसमें कि अमोक इसको क्या नाम है, कृष्णा थर्ड को जो है सो विक्ट्री भी मिलती है। एंड ही क्रिएटेड अ टेम्पल एंड अ पिलर इन रामेश्वरम, जो आप जानते हैं रामेश्वरम में उसने जो है सो कृष्णा थर्ड ने एक मंदिर भी बनवाया और अपना पिलर भी वहाँ चोलों को डिफीट करने का उसने स्टैब्लिश करा था। पोस्ट हिज डेथ द कैपिटल मालखेड़ वॉज सैक्ड बाय द एनिमीज। इसके एनिमीज कौन है, परमार्स, चालुक्याज एंड चोलाज। उस तरह के उनके देखते हैं राजधानी वो पूरी तरीके से शैक हो जाती है, वो जो है सो लूट ली जाती है, बर्बाद हो जाती है। नाउ आर्ट एंड जो है रिलीजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, आर्ट एंड रिलीजन के बारे में, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, आर्ट एंड रिलीजन के बारे में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ बात दिमाग में जहन में आ गई, थोड़ा सा यहाँ से अलग चल के, थोड़ा सा ऐसे कभी थोड़ा सा मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए भी ज़रूरी होता है। आएंगे आर्ट एंड कल्चर, अभी अपना ही बचा ही हुआ आर्ट एंड रिलीजन बात करना है हमें राष्ट्रकूटास के बारे में, लेकिन एक जरूरी बात बता देता हूँ, थोड़ा सा कहीं काम आ जाए कभी। हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैना मॉन्क जिसका नाम है भद्रबाहु, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। केम इनटू द जैना फोल्ड, आ गया जैन धर्म में। अब जब जैन धर्म में ये आ गया तब उसके समय ही 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था। कहाँ पे, तो पड़ा हुआ था मगध के अंदर। अब इस अकाल से बचने के लिए वो चला गया कहाँ, वो चला गया साउथ में, भद्रबाहु के नेतृत्व में चला गया, साउथ चला गया, और वहां जाकर के उसने एक्सट्रीम जाना प्रैक्टिस किया, पेनांसिस किया, जिसको बोलते हैं संलेखना, बोलते हैं संथरा, जिसमें बोलते हैं स्टारवेशन टिल डेथ। यानी कि आप क्या करेंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, अब आप क्या करेंगे, एक इस पद्धति से अपने शरीर का त्याग करेंगे, दैट इज कॉल्ड संलेखना। तो अमल ये है कि आपने पहली बार देखा किसी राजा को संलेखना लेते हुए, दैट इज कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य। एक दूसरा राजा भी है जो जैन धर्म स्वीकार करेगा और इसी पद्धति से, इसी रीति से, बाय द सेम मेथड, सेम मैनर, सेम फैशन, दैट वाज द मैनर ऑफ, दैट वाज द लाइन ऑफ संलेखना और संथरा हम लोग बोलते हैं। उसमें अमोघ वर्ष भी जैन धर्म स्वीकार करने के बाद वो संथरा करेगा, संलेखना करेगा। तो ये याद रखिएगा कि एटलीस्ट 2 किंग आपको पता होने चाहिए कि जिसने क्या किया है कि संलेखना के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया। वन वॉज योर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अदर वॉज अमोघ वर्ष, जो कि राष्ट्रकूट है, किंग है, जिसके बारे में अभी भी हम लोगों ने चर्चा भी किया है। अब आइए इतनी बातों के बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं तो ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब हम बात कर लेते हैं किसके, आर्ट एंड रिलीजन के बारे में। ठीक है, सो देखते हैं कि आर्ट एंड रिलीजन में हम देखें कि राष्ट्रकूटास रूल डेक्कन फॉर अबाउट 200 ईयर्स, इन्हें लगभग 200 साल तक शासन किया। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि सबसे लंबे समय तक कोई अगर बचा रहा तो वो था राष्ट्रकूटास। गुर्जर प्रतिहारास लगभग 100 साल के बीच में हम देखेंगे कि अपनी कमजोर स्थिति में आ गए थे, दे बिकम वीक एंड टिमिड हो गए थे, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ राष्ट्रकूटास लगभग 200 सालों तक बने रहेंगे, है ना। और इनका जो अप्रोच था वो कोई सेक्टारियन अप्रोच नहीं था, दे वर टॉलरेंट जो है रूलर्स थे, ठीक है ना, मतलब सहिष्णु, धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे, ठीक है ना। और इन लोगों ने जैनिज्म के साथ साथ सैविज्म को भी, वैष्णविज्म को भी पैटर्नाइज किया। तो दे पैटर्नाइज सैविज्म, वैष्णविज्म एंड जो है वैष्णविज्म और जैनास, ठीक है, जैनास, ठीक है, जैनिज्म के बारे में। अब हम लोग बात करें तो जो कृष्णा फर्स्ट है ना, जो राष्ट्रकूटा किंग है, वो अपने रॉक कट एलोरा टेम्पल्स के लिए जाने जाते हैं, जो 8th सेंचुरी में बनाया गया।
ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्रकूटा किंग्स है ना, वो क्या है, ग्रेट पैट्रन्स भी हैं, ठीक है ना, किसके, आपके स्कॉलर्स के, ठीक है ना। सो पोएट्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत लिव इन देयर कोर्ट्स, ठीक है ना, संस्कृत के विद्वान, प्राकृत के विद्वान, ये सब भी उनके कोर्ट में हुआ करते थे। अब संस्कृत का तो समझ में आता है, ठीक है ना, प्राकृत क्यों, क्योंकि जैनिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो जैनिज्म को प्रमोट करने की वजह से प्राकृत भी, ये भी स्कॉलर्स इनके कोर्ट में रह रहे हैं। अब ब्रह्मसा स्क्रिप्ट वॉज वाइडली यूज्ड, ठीक है ना, और स्वयंभू वॉज अ पॉपुलर पोएट हु लिव्ड इन देयर कोर्ट। और जो स्वयंभू है ये एक पॉपुलर पोएट है जो इनके दरबारों में, राष्ट्रकूटों के दरबार में रह रहा था, ठीक है, स्वयंभू। नाउ दे अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स टू सेटल एंड प्रीच इस्लाम। उन लोगों ने इतना लिबरल व्यू रखा, इतना एकोमोडेटिव उनका अप्रोच था कि उन्होंने इस्लाम को भी क्या किया, अपने यहाँ आने की इजाज़त दी और अपने धर्म के प्रचार करने की इजाज़त दी, प्रीच करने का, सेटलमेंट का भी राइट दिया और उनको प्रीच करवाने का भी राइट दिया, ठीक है ना। तो मुस्लिम्स हैड देयर हेडमैन्स, लार्ज मॉस्क वर बिल्ट, दे आल्सो हेल्प देम बूस्ट फॉरेन ट्रेड एज वेल। तुम देखेंगे इसका इम्पैक्ट बाई दोनों तरीके से हुआ कि राष्ट्रकूटास ने क्यों अलाउ किया ना, क्योंकि इस समय अरब जो थे वो इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे, अरबियंस का इस्लामाइजेशन हो चुका था, ठीक है ना। अब जब ये हो चुका था तो इन लोगों ने क्या किया कि इस्लाम धर्म को जब स्वीकार कर लिया तो अपने साथ जब ये व्यापारी थे तो इस्लाम को लेकर के आ भी रहे थे। लेकिन आपको ये मालूम होगा शायद कि अगर इस समय हमने अरबियंस को अलाउ किया तो इसका मतलब हमारे संबंध अरब के साथ अच्छे होंगे और ये व्यापारी हैं, इससे हमें ट्रेड एंड कॉमर्स में बेनिफिट मिलेगा। और यही इकोनॉमिक रीजन था कि उन्होंने उनको रिलीजन की आज़ादी भी दे दी एंड दे हैव अडॉप्टेड अप्रोच, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने बड़ी उदार अपनी जो है नीति को अपनाया, ठीक है ना। दिस ऑल्सो हेल्प देम बूस्ट देयर फॉरेन ट्रेड एज वेल। तो हमने देखा कि मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ आ रहे हैं तो उनको इजाज़त मिली, धर्म की इजाज़त मिली, उन्होंने मॉस्क बनाए, अपने जो है सो हेडमेन्स जो मुल्लाज एंड मौलवीज हैं उनको रखा, मॉस्क भी बनवाए गए। बदले में क्या हुआ कि जब अरेबियन ट्रेडर्स यहाँ आने शुरू हो गए, इसकी वजह से राष्ट्रकूटों का जो है व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। चलिए देखिए एक इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे हमने देखा। नाउ अब थोड़ा सा हम देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था इस पीरियड में। ये तो हमने देखा, दो बातें समझी कि नॉर्थ इंडिया का कंडीशन हर्षा के बाद कैसा था, दक्कन में क्या कंडीशन था, कौन से तीन पावर थे, क्यों उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके पीछे क्या कारण था, ये हमने देख लिया। और तीनों पे स्ट्रांग पावर के बारे में हमने बात भी कर लिया, पालास के बारे में, प्रतिहारास के बारे में, राष्ट्रकूटास के बारे में, और उनके जो भी ग्रेट किंग्स थे उनके बारे में बात कर लिया। अब थोड़ी सी जानकारी हमारे इस समय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के, पॉलिटिकल आइडियाज़ को लेकर के भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपसे टर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या कि इस समय जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ इंडिया में, यानी कि अगर मैं बात करूं पालास और प्रतिहारास की, ऑलमोस्ट वही हैं जो गुप्तास के समय थे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हमें राष्ट्रकूटों में दिखाई देगा। तो पाल और प्रतिहार लगभग सेम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इस बात के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग आगे बढ़े। वॉज बेस्ड ऑन गुप्ता एम्पायर, ये हमने आपसे बताया गुप्तों के साथ का है। हर्षा किंगडम एंड चालुक्यास, ठीक है। तो हम देखिए मेजरली जो इस समय हमारे पास है नॉर्थ इंडिया में, अगर हम लोग बात करें तो गुप्तास का डोमिनेंस होगा, हर्षास का जो किंगडम होगा या जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा उनके बारे में बात होगी, एंड चालुक्यास जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे राष्ट्रकूटास को करेंगे, ठीक है ना। सो मोनार्क वाज द सेंटर ऑफ ऑल अफेयर्स, यानी कि देखेंगे जो पावर था वो कंप्लीटली किंग के हाथ में था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर दिखाई देता है। हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हुआ करता था, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी फोर्सेस भी हुआ करता था, ठीक है ना, यानी कि प्रशासन का प्रमुख भी है। और जो है हम देखेंगे कि ये जो सैनिक हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, उनका भी हेड है। मोनार्क वाज सीटेड इन अ मैग्निफिसेंट दरबार, और इसमें जो दरबार लगता था वो बिल्कुल मैग्निफिसेंट होता था, भव्य दरबार होता था, पॉम्प एंड शो जबरदस्त एक्सप्रेस होता था, उसका मैनिफेस्टेशन होता था। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि हमारे पास इनकी जो आर्मी होती थी, कैवलरी भी स्ट्रांग थी, इन्फैंट्री भी इनके पास हुआ करता था, जो कि कोर्टयार्ड में यानी कि राजा के दरबार में हुआ करता था, ठीक है ना। रॉयल अटेंडेंट्स अटेंडेड द मोनार्क्स, ठीक है ना। और जब राजा चलता था तो राजा के साथ रॉयल अटेंडेंट्स यानी कि पूरा का लाभ, एक तरह का लश्कर काइंड ऑफ लाभो लश्कर के साथ वो चलता था, कौन, किंग चला करता था। वासल चीफ्स का मतलब क्या है कि इसमें सामंती प्रवृत्ति होने की वजह से जो देखेंगे जिनको लैंड पीसेस दिए गए थे, दे वर समथिंग लाइक वासल चीफ्स, फेरिटरीज थे, एम्बेसडर्स थे एंड हाई ऑफिशियल्स थे, दे विजिटेड किंग रेगुलरली, जो किंग को आकर विजिट किया करते थे। दरअसल होता क्या था कि सामंतवादी प्रवृत्ति शुरू हो गई थी हमारे पास अर्ली मेडिवल पीरियड में, और इसकी टेंडेंसी तो हमारे पास हम देखेंगे तो शुरू तो हो जाती है बहुत पहले ही, सातवाहनों के समय से ही। हम देखेंगे गुप्ता के समय में भी ये प्रवृत्ति बढ़ती रही, पोस्ट गुप्ता पीरियड में काफ़ी स्ट्रांग हो गया। ये प्रवृत्ति है क्या, सामंतवादी। दरअसल जमीन देने की कवायद शुरू हो गई अपने अधिकारियों को। शुरुआती दौर में ये धार्मिक संस्थाओं यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को
एंड रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को दिए जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ग्रेजुअली हम देखते क्या है कि ये जो डोनेशन था लैंड का, लैंड नॉट डोनेशन रादर लैंड ग्रांट था, ये ऑफिशियल्स को भी दिए जाने लगे। और जैसे ही ऑफिशियल्स को दिया जाना शुरू लगा हुआ, यानी कि अधिकारियों को दिया जाने लगा, तो कभी भी अगर किंग कमज़ोर हुआ तो इनका एम्बिशन बढ़ गया और इन्होंने किंग की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो कोई पावरफुल किंग आया, फिर इनको सप्रेस किया। तो अब ये लोग क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा राजा का मजा चखा चुके हैं, ठीक है ना। तो देर आर समथिंग लाइक वासल किंग्स, ठीक है ना। है तो ये सामंत ही, है तो ये ऑफिशियल ही, लेकिन दे आर बिहेविंग देमसेल्व्स एज अ किंग, ठीक है ना, एक राजा की तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोला गया वासल चीफ्स। टेरिटरीज, एम्बेसडर्स एंड हाई ऑफिशियल्स रेगुलरली इनके भव्य दरबार में आया करते थे। और जो किंग का पोजीशन था लगभग वो अनुवांशिक हो चुका था, वंशानुगत हो चुका था। और किंग जो है वही क्या करता था, जस्टिस भी डिस्पेंस यानी कि न्याय भी दिया करता था। किंग का कोर्ट वाज आल्सो अ हब फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। आपने देखा कि कई कल्चरल पर्संस भी होते थे, ठीक है ना, कई कल्चरल एक्टिविटी भी हुई। तो जो किंग का जो कोर्ट होता था वो कल्चरल एक्टिविटी हुआ करता था। म्यूजिक, डांस, पोएट्री, लिटरेचर, एवरीथिंग वाज देयर। इट हैज स्किल्ड म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे या होती थी, पोएट्स भी होते थे, अदर्स भी। लेडीज ऑफ द कोर्ट विजिटेड ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज, ठीक है ना, जब कभी भी उत्सव जैसा माहौल होता था तो कोर्ट की महिलाएं भी दरबार में पहुंच जाती थी। अरब राइटर्स पॉइंट आउट दैट द वुमेन डिड नॉट वेल देयर फेसेस। और इसमें जो अरबियन राइटर्स हैं वो महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि इसमें महिलाएं के चेहरे पे जो है वो जो होता था वो घूंघट नहीं होता था, वो वेल्ड नहीं होती थी, वो ओढ़नी के अंदर नहीं होती थी, बल्कि उनका फेस ओपन हुआ करता था। दे वेर नॉट वेल्ड। इसका मतलब क्या है कि विमेन जो है उनके पास सर्टन या कंसिडरेबल क्या थी, लिबर्टी थी, आज़ादी थी, ठीक है। तो अरब राइटर्स पॉइंट out that women did not veil their faces. Now, the kings demanded loyalty and obedience due to growing insecurity at that time, ठीक है ना। और किंग ये कोशिश करता था कि अब जो भी है, क्योंकि उस समय इनसिक्योरिटी का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग था, मैंने बताया, इन फ्यूडल लॉर्ड्स की वजह से, इन वासल्स की वजह से, जो कि क्या है पहले आपके अधिकारी थे, सामंत थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश में। तो राजा चाहेगा कि उनके दरबार में रेगुलरली आए, जो है रेगुलर तरीके से वो ट्रिब्यूट दिया करें, नजराना भेंट किया करें, गिफ्ट दिया करें, और इन पर्सन आके किंग के सामने घुटने टेकें, उनके दरबार में आकर के खड़े रहें, ताकि उनको लगेगा कि नहीं ये हमारा लॉयल है, ठीक है ना। सो किंग डिमांडेड लॉयल्टी एंड ओबीडियंस ड्यू टू ग्रोइंग इनसिक्योरिटी एट दैट टाइम। वॉर्स वेर फ्रिक्वेंट बिटवीन द किंग्स एंड देयर वासल्स। ये भी कहानी समझ में आ गया कि उनके अधिकारियों और किंग के बीच में लगातार लड़ाइयां होती रहती थी। इसका रीजन भी आप समझ गए कि कभी भी किंग अगर कमजोर हुआ तो वासल अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता था। Kings strived to maintain law and order in their kingdom. Several areas were directly administered by the vassals. लेकिन कुछ अधिकारी जो वासल्स थे, जो कि लॉयल होते थे, उनके माध्यम से डायरेक्टली ये क्या करता था, ये रूल भी क्या करता था। किंग ऑफ द किंग्स, ठीक है ना, ये हम देखेंगे कि जो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर है, यानी कि देखें वो सक्सेशन की कौन किंग बनेगा, दैट वाज नॉट डिफाइंड। कि राजा के बाद कौन राजा बनेगा ये स्थापित नहीं था। सो rules of the succession were not fixed. Generally, it was the elder son who succeeded the king. ये प्राइमोजेनिचर का रूल जनरल था, ठीक है, इट वाज नॉट फिक्स्ड। कौन बनेगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन रूल ऑफ जो प्राइमोजेनिचर है, जो बेटा बड़ा बेटा होगा वही किंग बनेगा, ऐसी प्रैक्टिस होते थे। लेकिन देखेंगे बट ही फेस थ्रेट्स फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर्स। जैसे कि हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में ध्रुवा है, गोविंद फोर हैं, जो कि और राष्ट्रकूटाज हैं, ये सब क्या है, आउटस्टेड देयर एल्डर ब्रदर्स। ये जो ध्रुव है और ये जो गोविंद है, इन्होंने अपने बड़े भाइयों को रिप्लेस करते हुए गद्दी हथिया ली थी और ये राष्ट्रकूटाज किंग बन गए थे, ठीक है। समटाइम्स द रूलर डिजिग्नेटेड युवराज और दी सक्सेसर। अपने ही लाइफ में वो क्या करता था, अपना हार भी, लीगल हार भी अपॉइंट कर देता था, जिसको हम लोग युवराज बोलते थे। इन दैट केस युवराज स्टेड एट द कैपिटल एंड ही असिस्टेड द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब राजा कभी भी ये स्थिति आई कि राजा ने अपनी बात के किंग को घोषित कर दिया, युवराज बना दिया, तो युवराज जो है सो किंगडम में ही होते थे, राजधानी में ही होते थे, कोर्ट में ही होते थे, और राजा की सहायता प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में किया करते थे। यंगर प्रिंस वेर गिवन प्रोविंसेस टू गवर्न, ठीक है, और जो छोटे प्रिंस होते थे उनको जो है सो क्या कर दिया, जो प्रांत दे दिए जाते थे ताकि वो अपना शासन कर सकें। प्रिंसेस वेर रेयरली गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और जो प्रिंसेस होती थी वो बहुत कम, यानी कि राजकुमारियाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हिस्सा लेती थी। लेकिन कुछ राष्ट्रकूट प्रिंसेस हैं जिसमें एक नाम है चंद्रो बालाबल, डॉटर ऑफ अमोघवर्ष हैं, जो कि रायचूर द्वाब में क्या कर रही थी, शासन करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट इन चंद्रो बालाब, जो है कि वो किसी अमोघवर्ष की बेटी है जो रायचूर द्वाब से शासन भी करती थी। सो दिस वाज नॉट अ रेगुलर फीचर, ये बहुत रेयर था, लेकिन देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम देखेंगे कि बेटियां भी शासन में या प्रशासन में भाग लेती थी।
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अगर हम बात करें तो हम देखते क्या है कि एक वेल एस्टैब्लिश मंत्री परिषद हुआ करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है ना, जो कि राजा को सपोर्ट किया करते थे, ठीक है ना। और ये जो मिनिस्टर्स थे वे चूजन फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज ऑफ द एरा, ठीक है ना। अब ये जो मंत्री होते थे वो क्या करेंगे, उस समय के जो लीडिंग परिवार होते थे, नॉबिलिटी के जो लोग होते थे, हाई क्लास के लोग होते थे, उनसे उनको चुनने का काम करते थे। और ये मंत्रियों का जो पद था वो हेरिडिटरी था, अनुवांशिक था, वंशानुगत था, ठीक है, ये हो गया था। पालों के समय हम देखेंगे मिनिस्टर्स केम फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिलीज, और हमने कहा कि देखा कि इस समय ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें उच्च कुल के लोगों को या उच्च परिवार के लोगों को क्या दे रहा, स्थान नहीं मिल रहा था, दे वर गेटिंग पोजीशन इन द मिनिस्ट्री, ठीक है ना। एंड वन सच एग्जांपल इज थ्रोन बाय द पालास व्हेन दे अपॉइंटेड ब्राह्मणास एज देयर मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो पालों ने ब्राह्मणों को ही प्राइमेसी दी अपने मिनिस्टर्स के रूप में, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि कई यहाँ पर देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी दिखाई देती है। ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देगा हमारे पास फॉरेन अफेयर्स भी होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स भी होंगे, ट्रेजरी भी होगा, सेनापति भी होगा जो चीफ ऑफ द आर्मी होगा, चीफ जस्टिस होंगे, पुरोहिताज होंगे, रीजन के जो हेड होंगे, ठीक है ना। नाउ अब ये हमारे पास कुछ डिटेल्स और भी हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि जो मंत्री बनता है ना, तो ऐसा है कि मंत्री के पास जनरली क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो या एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इस समय कई ऐसे इंस्टांसेस देखने को आपको मिलेगा जब हम देखते क्या है कि एक ही व्यक्ति के पास कई पोर्टफोलियो और कई डिपार्टमेंट या कई मिनिस्ट्रीज होती थी, ठीक है। तो वन पर्सन कुड होल्ड मोर देन वन पोजीशन, वन ऑफ देम वाज द चीफ और द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कई पोजीशंस होते थे, ठीक है। जिस तरीके से आज भी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास उनके पास कई कैबिनेट का पोर्टफोलियो, आई मीन कई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज उनके पास होते हैं। ऑल मिनिस्टर एक्सेप्ट पुरोहिता एडेड मिलिट्री कैंपेन्स, जितने भी अधिकारी होते थे वो सब के सब राजा को लड़ाई में मिलिट्री कैंपेन्स में मदद करते थे, एक्सेप्ट पुरोहित। पुरोहित का काम या करना या करवाना, पढ़ाना लिखाना यही था। एंड रॉयल हाउस होल्ड कॉल अंतःपुर हैड इट्स ऑफिशियल्स, ठीक है ना, हाउस कॉल्ड अंतःपुर हैड इट्स ऑफिशियल्स। और जो रॉयल हाउस होल्ड था उसको हम लोग बोलते थे अंतःपुर, और इसके भी अधिकारी होते थे इस समय, यानी कि केवल केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही नहीं बल्कि जो आपके हाउस कीपिंग काइंड ऑफ यू कैन से कि जो रॉयल पैलेस होता था उसके मेंटेनेंस के लिए भी अधिकारी अपॉइंट किए जाते थे। नाउ आर्म्ड फोर्सेस प्लेड अ की रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, ये सब बातें हैं। अपार्ट फ्रॉम कैवलरी एंड इन्फैंट्री, एलिफेंट्स वेर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेटली प्राइज्ड, ये हमने बात किया अभी था। पालास हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 50,000 तक की बात की गई थी एलिफेंट्स के बारे में। राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारास इंपोर्टेड हॉर्सेस फ्रॉम अरब्स, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास दोनों के पास घोड़े होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट घोड़े जो किसके, कैवलरी किसके पास थी, वो थी प्रतिहारों के पास। ये दोनों ही आपके पास वेस्टर्न कोस्ट के रीजन में, राष्ट्रकूटास भी एंड प्रतिहारास भी, लेकिन जो बेस्ट कैवलरी अवेलेबल था दैट वाज विद प्रतिहारास। नाउ प्रतिहार द स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी इन द कंट्री, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वॉर चैरियट्स, लेकिन चैरियट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। कैवलरी था, ठीक है, लेकिन चैरियट्स के बारे में मेंशन, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी है उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, ठीक है ना। और ह्यूज फोर्ट होते थे राष्ट्रकूटास के पास, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फॉर दिस स्पेशल ट्रूप्स वेर यूज विच वेर इंडिपेंडेंट एंड कमांडर्स, ट्रूप्स इन द इन्फैंट्री वेर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो हमने बताया था आपसे, पालास के पास फिर से बता दूं एलिफेंट्स था स्ट्रॉन्ग, प्रतिहारास के पास कैवलरी स्ट्रॉन्ग थी, एंड जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे वो थे राष्ट्रकूटास के पास, ठीक है। सो पालास के ट्रूप डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं, मालवा से भी आ रहे हैं, खासा जिसको हम असम बोलते हैं वहां से भी आ रहा है, लाट साउथ गुजरात से भी आ रहा है, कर्नाटका से भी आ रहा है। तो पालास एंड राष्ट्रकूटास परहैप्स हैड देयर नेवीज आल्सो। अब पालास के पास भी और राष्ट्रकूटों के पास संभवतः उनके पास कुछ नेवी भी हुआ करती, नौसेना भी होती थी, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, नॉट मच इज नोन, ठीक है। अब देखिए डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो एक पूरा का पूरा एम्पायर है उसको चलाने के लिए हमने प्रशासन को कैसे विकेंद्रीकृत किया, डिसेंट्रलाइज किया है। तो हम देखें जैसे किंगडम को हम प्रांतों में बांटेंगे, ठीक है। तो प्रोविंसेस वर एडमिनिस्टर्ड बाय वासल चीफ्स हु रिपोर्टेड टू द ओवरलॉर्ड, जो भी उनका इमीडिएट ऑफिशियल्स होता था उसको वो अपॉइंट करते, कई बार वो प्रिंस भी होता था और कई बार डायरेक्टली किंग भी होते थे, ठीक है। तो प्रोविंसेस वर एडमिनिस्टर्ड बाय वासल चीफ्स, जो कि अपने ओवरलॉर्ड को, लॉर्ड को जो है रिपोर्ट करते थे। लेकिन इनके पास क्या होता था, इंटरनल डिसीजंस लेने में पूरी तरीके से ऑटोनॉमी होती थी, किनके पास, इन वासल चीफ्स के पास, ठीक है ना। एंड ऑब्लिगेशन टू द किंग एंड ओवरलॉर्ड्स इंक्लूड लॉयल्टी, पेइंग ट्रिब्यूट्स एंड सप्लाई ट्रूप्स। और जो ऑब्लिगेशन किंग के प्रति शो करना है वो ये करना है, ये जो चीफ होते थे जिनको ये
रूल करने के लिए ऑटोनॉमी दी गई है कि आप पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे राजा के प्रति, यानी लॉयल्टी होगा। आप रेगुलर तरीके से नियमित रूप से उन्हें कर देते रहेंगे, यानी ट्रिब्यूट पे करेंगे, और जब कभी भी उनको क्राइसिस में ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी तो आप ट्रूप्स को भी सप्लाई करेंगे। नाउ rebellions were quite common, ठीक है ना। Vassals and their sons were responsible for quelling them. Vassal had to attend the दरबार of the overlord regularly. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। एंड इस समय एक और तरीका था, अब देखिए पूरे एंशिएंट इंडिया में मैरिज वाज अ गुड वे टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए जाते थे। चाहे बेटी का विवाह या बेटों का विवाह किया जाता था। यानी कि जो दो किंग होते थे वो अपने बच्चों की शादी आपस में किया करते थे। सो मैरिज वॉज मैट्रिमोनियल अलायंस का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रास्ता था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। देयर वर कांस्टेंट बैटल्स हैपनिंग, फॉर इंस्टेंस राष्ट्रकूटास वर्सेस वेंगी के चालुक्यों के साथ कर्नाटका में, प्रतिहारा वर्सेस परमार्स एंड चंदेलास, ये लड़ाई होती रहती थी। ये हमने बात किया। पालाज एंड प्रतिहारा के एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो पाल और प्रतिहार, मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी पालों और प्रतिहारों की, थोड़ी सी अलग होगी राष्ट्रकूटों की, ठीक है, जहां पर चालुक्यन इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। एंड पाल और प्रतिहार में हम देखेंगे कि गुप्ता और हर्षा का जो है सो इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। तो पूरा का पूरा जो पाल और प्रतिहार का एम्पायर था वो कई प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था, और इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। दे आर कॉल्ड भुक्ति। और ये जो भुक्ति थे ना, ये कई जिले जैसे इकाइयों में बटे हुए थे, जिनको मंडल बोला जाता था या विषय बोला जाता था। और ये जो विषय है ना, उसमें एक रेवेन्यू यूनिट में बता हुआ था जिसको नाम बोलते हैं पट्टाला, ठीक है ना। ये पट्टाला, ये दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। ये क्या है, लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ एक हिस्सा था जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करता था। सो एम्पायर वाज इनटू भुक्ति, भुक्ति वाज इनटू विषय, विषय वाज इनटू पटालास। अब इसके जो हेड होते थे इनको बोलते थे उपारिक। इसके जो हेड होते थे विषय के विषयपति, एंड पटाला हेल्प्ड इन द रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। एंड जो केयर टेकर्स होते थे उनको ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड भी दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये भी बातें हमने समझ ली हैं। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, देखिए उपारिक क्या क्या काम करते थे। क्या उनके पास केवल और केवल रेवेन्यू का राइट था, क्या उनके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी थी, या कभी उनके पास कोई आर्मी भी होती थी। तो ये देखिए उपारिक के पास जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी होता था, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे, यूटिलाइज द आर्मी इफ नीडेड, और कभी अगर उनको कभी जरूरत पड़े तो अपनी आर्मी का भी यूज करते थे, ठीक है ना। विषयपति परफॉर्म्स सिमिलर ड्यूटीज बट विद इन द डिस्ट्रिक्ट विच इज इन हिज जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये सिमिलर ड्यूटीज जो कि उपारिक करते थे वैसे ही विषयपति अपने जिले में यानी कि अपने विषय में या अपने मंडल में किया करते थे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि छोटे छोटे हमारे पास चिफ्टेंट यानी सरदार जैसे होते थे जिनको सामंत बोला जाता था या भोगापतिज भी कहते थे, ठीक है ना। और ये कई गांव के मालिक जैसे होते थे, दे डोमिनेटेड ओवर द नंबर ऑफ विलेजेस। विषयपति और सामंताज को मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। वर्ड सामंता स्टार्टेड टू बी यूज इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है ना। अब विषयपति और सामंता बाद में मिल गए और सामंता जो टर्म है वो कंटिन्यू होता चला गया। राष्ट्रकूटों में हम देखते क्या है कि इस समय जिस तरीके से वहां पर भुक्ति हुआ करता था तिहारों में उसी तरीके से राष्ट्रकूटाज में यहाँ प्रोविंसेस के लिए राष्ट्र शब्द यूज किया गया है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी विषय किया गया है और यहाँ पर भुक्तिज भी हमारे पास मिलते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूटा का जो हेड होता था वो राष्ट्रपति यानी कि गवर्नर होता था, जो वहां पर कौन था, उपारिक। ये आज पावरफुल आज वासल्स होते थे, परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आज उपारिक, ये हमने डिस्कस कर लिया। कुछ बातें, ये छोटी छोटी बातें, ये पूरा फैक्चुअल डिटेल्स है तो ये हम लोग देख पा रहे होंगे। अब देखते क्या है कि ये जो गांव होते थे ना वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। और गांव के जो मुखिया होते थे, ठीक है ना, विलेज हेडमैन और जो अकाउंटेंट होता था उनके कुछ कार्य निर्धारित किए गए थे और इनके जो पोस्ट होते थे वो वंशानुगत होते थे एंड दे वेर पेड इन ग्रांट फ्री लैंड्स, ठीक है ना। और ये जो विलेज हेडमैन होते थे इनको हेल्प करने के लिए हमारे पास ग्राम महाजन होते थे, ग्राम महात्राज होते थे इन राष्ट्रकूटास किंगडम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जहां हमने देखा क्या कि ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चलता था, ठीक है। कमिटीज भी कुछ होती थी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हम देखेंगे देयर कमिटीज इन द विलेज रिलेटेड टू लोकल स्कूल्स को लेकर के, यानी कि इन कमिटीज की जो विलेज लेवल पे होते थे उनकी जिम्मेदारियां स्कूलिंग की भी थी, टैंक्स यानी तालाब वगैरह के लिए भी था, टेम्पल्स रोड्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए भी था, ठीक है ना। यानी कि सेकुलर और जो है आपके पास सैक्रेड यानी कि रिलीजियस स्पिरिचुअल दोनों ही ड्यूटीज के लिए
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल था एंड दीज ड्यूटीज वर परफॉर्म बाय डिफरेंट कमिटीज, चाहे वो स्कूल हो, टैंक्स हो, टेम्पल्स हो या फिर रोड्स हो. नाउ दे कुड रिसीव मनी और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट. दे worked in coordination with the village headmen. They also earned revenue as percentage. Simple disputes were also decided by the committees. अब ये कमिटीज होती थी, ये कई काम करती थी. जैसे मैंने बताया कि ये मनी और प्रॉपर्टी रिसीव करती थी विश्वास के बदले जो काम कर रही हैं, ठीक है ना. और ये काम जो करता था वो विलेज हेडमैन के सहयोग से करता था, क्लोज कोऑर्डिनेशन में करता था. दे ऑल्सो अर्न रेवेन्यूज एज परसेंटेज, ठीक है ना. और जो काम करते थे, ठीक है ना, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का, तो इसमें एक हिस्सा, एक परसेंटेज इनके लिए भी तय था, एक जिसको बोलते हैं कट, उनके लिए भी तय था. सिंपल डिस्प्यूट्स वर आल्सो डिसाइडेड बाय द कमिटीज. और छोटी मोटी जो गांव में आज भी देखेंगे कि पंचायत के लेवल पे छोटे मोटे जो विवाद होते हैं सुलझा लिए जाते हैं, तो यहाँ भी आर्बिट्रेशन का कुछ काम होता था. जो सिंपल डिस्प्यूट्स होते थे उनको डिसाइड करने का काम ये डिफरेंट कमिटीज करती थी, सिंपल आर्बिट्रेशंस. ठीक है, बातें समझ गए. टाउन्स के बारे में बात करें, टाउन्स हैड also had committees. Heads of trade guilds were associated with them. Law and order was responsibility of the कोस्तपाल एंड कोतवाल. ये कुछ अधिकारी हैं. टाउन्स में भी जिस तरह हमने देखा कि गांव में कमिटीज होती थी, उसी तरह शहरों के लिए भी समितियां होती थी, ठीक है ना. हेड्स ऑफ ट्रेड गिल्ड्स वर एसोसिएटेड विद देम. और जो व्यापारियों के प्रमुख होते थे, ट्रेड गिल्ड्स के हेड होते थे, वो इनके साथ क्लोज एसोसिएशन में काम करते थे. लॉ एंड ऑर्डर देखना यहाँ जो जिम्मेदारी होती थी वो कोतवाल की जिम्मेदारी होती थी, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना यहाँ कोतवाल की जिम्मेदारी हुआ करती थी, ठीक है ना. इसके अलावा हम देखते क्या है कि दक्कन रीजन में देखें कुछ हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे. ये याद रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है. हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, ग्राम मुक्ताज बोलते हैं या गवनदास बोलते हैं. देश गवनदास, नाड गवनदास, ठीक है ना. देसा ग्राम मुक्ताज और नाद गवनदास. ये यूपीसी ने बहुत पहले डिस्टेंट पास में अगर पूछ रखा है गवनदास के बारे में, तो बेसिकली क्या है, हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं. दे आर नॉट ओनली रेवेन्यू ऑफिसर्स, रादर दे आर आल्सो हेरिडिटरी. इनका जो नेचर है वो हेरिडिटरी है. अब हम देखेंगे दे प्लेड द सेम रोल एज द देशमुख एंड देशपांडे इन मराठा एम्पायर. और इनका लगभग वही काम है. जैसे आगे हम देखेंगे मराठास का जब समय आएगा तो जो जिम्मेदारी देशमुख और देशपांडे निभाएंगे वही काम गवनदास भी कर रहे थे, ठीक है ना. अब हम देखेंगे ये जो हेरिडिटरी एलिमेंट्स है टेंड टू वीकेन द विलेज कमिटी. और ये जो हमारे पास जो हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ये इस समय जो एक वाइब्रेंट विलेज कमेटी होती थी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको फर्दर कमजोर करना शुरू करेगा. तो एक क्लास होंगे क्योंकि ये हेरिडिटरी है और ये कमिटीज काम कर रही हैं, ठीक है. तो हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या करेंगे, अपना हेरिडिटरी राइट समझते हुए कमिटीज के मैटर में इंटरफेयर भी करना शुरू करेंगे. एनीवेज, सो सेंट्रल रूलर्स आल्सो फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल देम. दिस वाज अ फ्यूडलाइजेशन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और एक समय हम देखेंगे क्या कि धीरे धीरे सेंट्रल अथॉरिटी के लिए भी मुश्किल होता चला गया कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सके, और इसने एक सामंतवादी प्रवृत्ति को जन्म दे दिया, फेडरलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दे दिया, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिलीजन एंड द स्टेट के बारे में, तो हम देखते क्या है, इस समय कई जो शासक हैं वो विष्णु के भी पूजक हैं, पूजने वाले हैं, वर्शिपर हैं, एंड शिवा के भी हैं, ठीक है ना. शिवा एंड विष्णु दोनों के हैं. इसके अलावा कई शासक, जैसे मैंने अमोघवर्ष का नाम लिया, वो जैनिज्म के और बुद्धिज्म के भी प्रमोटर हैं. तो जैनिज्म में अमोघवर्ष का नाम लिया था हमने. रूलर्स मेड डोनेशंस टू ब्राह्मणास. इसमें उदार दान दिए जा रहे हैं किसको, ब्राह्मणों को. बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड विहारास को, जैना टेम्पल्स को, इन सभी को हम देखते हैं कि काफ़ी लिबरल डोनेशंस भी दिए जा रहे हैं, ठीक है ना. सोसाइटी एंड रिलीजन में अगर हम लोग बात करें तो हमने भी पढ़ा था कि मुस्लिम्स वेर इनकरेज्ड एंड नो प्रोसिक्यूशन टुक प्लेस. अपने राष्ट्रकूटास के समय देखा था, राष्ट्रकूटास को काफ़ी, राष्ट्रकूटों ने मुस्लिमों को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी मस्जिद बनवाने की, अपने धर्म के प्रचार करने की, क्योंकि इससे उन्हें व्यापारिक लाभ हो रहे थे. तो मुस्लिम्स वेर इनकरेज, उनका कहीं भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा था. किंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन इन द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना. ही हैड अ जनरल ड्यूटी फॉर प्रोटेक्टिंग द ब्राह्मणास. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू वर्णास. द किंग अथॉरिटी वेर डिराइव्ड फ्रॉम धर्मशास्त्रास, वेदास एंड अर्थशास्त्रास. मैंने देखा क्या, जनरली जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था उसमें किंग इंटरफेयर नहीं करता था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है. और समाज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वर्णों में बटा हुआ था. जो वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई है वो वर्ण यहाँ पर कॉन्सोलिडेट होता हुआ दिखाई देते हैं. किंग की अथॉरिटी जो है वो हम देखेंगे क्या कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जिसमें धर्मशास्त्रास हैं, वेदास हैं, ठीक है, अर्थशास्त्रा हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनके पावर का जो सोर्स है, वो इन हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट से क्या होता है, ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना. नाउ किंग की पब्लिक ड्यूटी थे वॉज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, ठीक है ना. क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है दैट इज ऑन स्टेट क्राफ्ट. ये जो किताब लिखी गई स्टेट क्राफ्ट के ऊपर में. तो किंग की पब्लिक ड्यूटी क्या होगी, वो अर्थशास्त्र से डिराइव किया गया. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेर केप्ट डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर.
देखेंगे स्टेट को कोशिश की गई कि धर्म से वो क्या हो, ओवरशैडोड ना हो। तो धर्म को और स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश की गई, ठीक है ना। एंड हम देखेंगे किंग्स वे नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रिस्टहुड, और देखेंगे पुजारी वर्ग का इस समय इन्फ्लुएंस राजा के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी समय हम जब जाएंगे कुछ दिनों के बाद मिडिवल यूरोप में देखेंगे तो आपको याद होगा कि पोप का इंटरफेरेंस शुरू हो गया था वेस्टर्न वर्ल्ड में, किसके साथ, किंग के साथ, कहाँ पर, यूरोप के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे किंग्स का के ऊपर में प्रिस्टहुड का कोई भी जो है सो इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो दिस वाज नॉट इम्पैक्टेड बाय देम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर है वो आपको तरीके से समझ में आया होगा। एंड मुझे उम्मीद है कि इससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड भी होंगे। एंड जो मैंने आपको बताया उसको बिल्कुल समझ के रखिए। मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देना चीज़ों को कि अभी हमने जो पढ़ा है, जो चैप्टर था उसमें हमने ये देखने और समझने की कोशिश करी कि इस समय जो 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी का टाइम पीरियड रहा है, इस तरीके से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का पीरियड रहा है। इसमें 3 स्ट्रॉन्ग पावर रहे थे, इसमें पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास थे। इन तीनों के बीच में वॉरफेयर हुआ कन्नौज को लेकर। कन्नौज का मतलब ये था कि जो गंगेटिक वैली है उसके रिसोर्सेज को लेकर। दूसरा, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए कन्नौज के ऊपर आधिपत्य जमाना भी इनके लिए कारण था। फिर हमने तीनों डायनेस्टी को अलग अलग भी पढ़ा, हमने पालास को पढ़ा, हमने प्रतिहारास को पढ़ा, हमने राष्ट्रकूटास के लिए पढ़ा। और फिर कॉमन होकर के हमने इस पीरियड में हमने देखा कि इस समय की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का था, सोसाइटी किस तरीके की थी और रिलीजन में का क्या रोल रहा हुआ था। इसके अलावा इस पीरियड में जो समय समय पर कल्चरल डेवलपमेंट्स होते रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, चाहे वो मंदिरों को लेकर हो, साहित्य को लेकर हो, म्यूजिक, डांस, ड्रामा को लेकर हो। इसकी चर्चा भी हमने अभी आपके साथ साझा किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस चैप्टर को अगर आप करते हैं तो आप निश्चित तौर पर, मुझे लगता है कि इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आशा के अनुरूप चैप्टर भी आपको काफ़ी करेगा। So thank you very much guys. Love you. Bless you. See you in the next session. Till then, bye bye. Take care everyone.